आज के टाइम पे जिम एक दिखावा बन के रह गया हुआ है आजकल के यूथ में कि वो दिखावा सच में है। बहुत सारे लोग सच में जिम से बॉडी बनाना चाहते हैं। जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे जिसकी बहुत ही एनहांस्ड फिजिक है, बहुत अच्छी, आप उससे मोटिवेशन ले रहे हो, बट आप सिर्फ वीडियोस बना के और वो शो ऑफ करने ही जिम में आ रहे हो, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिटनेस में मान के चलो कोई एक इंसान स्टार्ट कर रहा है जिम, उसको स्टार्टिंग में किस तरह की डाइट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत डाइट बहुत ही सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। स्टार्टिंग में इनिशियली ज़्यादा आप स्ट्रेस मत करो, कैलकुलेशंस में ज़्यादा है। मत। अगर मान के चलो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा फैटी है और वो स्पेशली जिम में इसलिए आया कि मेरे को ना यार वेट लॉस करना है, मतलब उसमें थोड़ा कितना टाइम लग जाता है? हम आपको पहले नहीं बता सकते क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है। पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने महीने में कितना वेट कम हो। आप हमें ये बताओ, प्रोटीन्स लेना ज़रूरी है या नहीं? देखो, ज़रूरी हम बोलें कंपलसरी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं और उससे उनकी ना स्किन बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है, तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? इनिशियली स्टेज पे ही हम इसको फिक्स कर सकते हैं। किसी को फिटनेस में जाना है, लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर मैं जल्दी जिम जाना शुरू करूँगा तो मेरी हाइट छोटी रह जाएगी, मेरे को स्टीरॉइड्स का इफेक्ट करेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जिम में आ रहे हो तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, आप उनको कॉम्प्लिकेट मत करो। किसी को कोचिंग इंडस्ट्री माने तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ना मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं और बहुत सारे लोग इवनिंग में करते हैं, तो आप हमें ये बताओ कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है? बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का वही है जब आप अपना 100% दे सको। मेरे हिसाब से मॉर्निंग वर्कआउट थोड़े ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप हमें ये बताओ कि उसको खरीदना किस तरीके से हम पहचानें कि वो ओरिजिनल है? आज के टाइम पे इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सप्लीमेंट देख के या टेस्ट करके पहचान जाओ। हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अक्षित गुप्ता जी, जो कि एक फिटनेस कोच है, जिनको 2014, 15, 16 और 17 में मिस्टर जे&के का अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ उनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं ये चीज़ याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक रॉ हिट टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिलाता है। इस पॉडकास्ट में हमने बात करी अक्षित गुप्ता जी से कि एक इंसान को फिटनेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या मार्केट में फेक प्रोटीन्स भी मिलते हैं और उनसे किस तरीके से बचा जाए, हमें किस तरीके से प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और भी हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी। आप इस पूरे के पूरे एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अक्षित गुप्ता जी, जो कि 2014, 15, 16, 17 मिस्टर जे&के रह चुके हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है। तो मैं यही होप करूँगा कि हम कुछ इस कन्वर्सेशन से कुछ पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुँचा पाएँ। सर, इस पॉडकास्ट में हम ज़्यादातर बातें करने वाले हैं फिटनेस के रिलेटेड, जैसे कि आप खुद एक फिटनेस कोच हो। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ, यानी कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दो। देखो, नाम तो आपने बता दिया, तो मैं बताऊँगा कि आपने पूछा फ़िटनेस में आप कैसे आपने एंटर किया। जी। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2008 एंड 9 की, तो हुँ, तब से मैं वर्कआउट स्टार्ट किया। 2009 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरी सर्जरी भी हुई थी। हुँ। तो उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, एक्चुअली मेरी आर्म में प्लेट अभी भी है। ओह! तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि आप रिकवरी के लिए कुछ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो। हुँ, तो मेरी ना बाजू उस टाइम पे सीधी ही नहीं हो पाती थी, इतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। हुँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस भी होता था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो मेरी बाजू सीधी नहीं हो रही, कितना टाइम लगेगा? हुँ, तो उन्होंने बोला टाइम डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, हुँ, कि आप में कितनी विल पावर है, आप कितना इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। हुँ, तो फिर मैंने जिम में वर्कआउट स्टार्ट किया। तो मतलब मुझे याद है, मेरे से 2 किलो का डंबल भी नहीं पकड़ा जाता, तो मैं ज़बरदस्ती उसको खींच-खींच के, मेरे को आँसू आते थे, इतनी पेन होती थी। ओके। बट वही मेरे एक दिमाग में था कि विल पावर जितनी ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी मेरी रिकवरी होगी। तो वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग का जो था स्टार्ट किया। तो वो फिर मेरे को रिज़ल्ट्स भी अच्छे आने शुरू हो गए हुँ, बॉडी में। तो वो फिर मेरा पैशन भी बन गया, मुझे अच्छा फ़ील होना स्टार्ट हो गया कि अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हुँ, तो उसके बाद मेरी अच्छी फ़िज़ीक बनना स्टार्ट हो गई। तो ये 2013 की बात है, मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लाइव। हुँ, वैसे तो हमने देखो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ही देखी थी कि लोगों की बॉडी होती है, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं।
तो उस टाइम पे मैं कंपटीशन लाइव देखने गया था। तो एक आदमी जो थे भाई साहब वो जीते थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ उनको देख के कि रियलिटी में भी ऐसी बॉडी होती है। अच्छा। हमने तो उस टाइम पे सलमान खान, जॉन अब्राहम को ही हुँ, ऐसे टीवी पे देखा था। तो मैंने उनसे कॉम्पिटिशन के बाद बात की। ही वाज़ वेरी काइंड टू मी, उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली और हमने बात की। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरे को इस फ़ील्ड में आना है, कम्पीट करना है, हुँ, तो क्या प्रोसेस है? तो जब मैंने ये चीज़ उनसे पूछी तो उन्होंने मतलब मेरे को बिल्कुल ही ऐसे डिमोटिवेट कर दिया कि जाओ आप, ये बच्चों की गेम नहीं है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पिंच हो गया। ओके। एक्चुअली मेरे ईगो पे बात आ गई। हुँ, तो वो 2013 की बात थी। तो फिर मेरे में ईगो पे भी बात आ गई है, हुँ, तो मेरे को थोड़ा-सा ऐसे लगा कि यार मेरे को तो अब ये करना ही है। तो हुँ, मेरे में ज़िद आ गई इस चीज़ की। तो 2014 की बात है, तो मैंने फर्स्ट टाइम कम्पीट किया। तो वो भाई साहब भी वहाँ पे कम्पीट कर रहे थे। मैं उन्हीं की कैटेगरी में था, मैंने उनको हरा दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये एक मेरे को लग गया कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो फिर मैं कम्पीट करता गया। तो 2014, 15, 16, 17 मैं मिस्टर जे&के था। ओके। तो यहाँ से हुई मेरी फ़िटनेस की जर्नी स्टार्ट। तो हुँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हुँ, 2014 में मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था। हुँ, तो मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर आए हुए थे और वो सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं था वो आने वाले हैं। ओके। तो फर्स्ट रो में थे, वो मेरे को बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे। हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। फिर 2015 की बात है, तो मैंने सोचा कि साइड बाय साइड अब और कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पैसों की, मतलब बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है पैसों की। हुँ, तो आपको साइड बाय साइड कुछ करना ही पड़ेगा। तो 2015 में तो मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी मिली आर्मी में ट्रेन करने की ऑफिसर्स को। ओके। हाँ, किसी की रेफ़रेंस पे। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। ये बात है आर्मी सुंजवा कैंप की। हुँ, तो वहाँ पर गया मैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ इसमें पहले बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, हुँ, कोई भी प्रोफ़ेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो पैसों के पीछे मत भागो। हुँ, क्योंकि मैं अपना बताऊँ, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पहले कोचिंग दी। हुँ, मैंने सोचा मैं खुद को यहाँ पे पहले प्रूव कर लूँ, तो ही बाद में पैसों की तरफ जाएँगे। जी, मनी इज़ ऑलवेज़ अ बाय प्रोडक्ट। यस। तो मैंने वहाँ पे गया, मैंने बहुत अच्छी कोचिंग दी, वो काफ़ी लोग मेरे से इम्प्रेस हुए। और वो था ऑफिसर्स मेस, वहाँ पे सिर्फ़ आर्मी ऑफिसर जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, वही अलाउड थे। हुँ, तो जब मैं उनको ट्रेनिंग देता था, तो वो मतलब लिटरली वो हँसते थे कि यार हम इतने हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, लोग हमसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, आप तो हमें बहुत गंदे तरीके से ट्रेनिंग करवा रहे हो। हुँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए मेरे काम से, और मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, मतलब बहुत पंक्चुअल, ना 1 मिनट पहले पहुँचना, ना 1 मिनट बाद पहुँचना, पंक्चुअल भी बहुत ज़्यादा। मेरा 40 टू 45 मिनट्स का सेशन होता था वहाँ पे। ओके। और उनको मेरा काम बढ़िया लगा, तो उन्होंने मेरे को आगे भी रेफ़र किया। तो फिर मैंने उस्मान क्लब में ट्रेनिंग दी, नॉर्दर्न कमांड का, इंडिया का सबसे बड़ा क्लब है, आर्मी हुँ, का। हुँ, ये टाइगर डिवीज़न में, जम्मू में। ओके। तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम मैंने आर्मी ऑफ़िसर्स को ट्रेन किया। तो साइड बाय साइड 2017 की बात है, तो मेरा लास्ट कॉम्पिटिशन था। मैंने सोचा अब कॉम्पिटिशन के बाद कुछ और तो करना ही है, कोई जॉब, कोई प्रोफ़ेशन अब मेरे को चेंज करना चाहिए। हुँ, तो फिर मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज़ अ मैनेजर मैंने जॉब की। हुँ, तो साइड बाय साइड मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, बट कॉम्पिटिशन्स मैंने छोड़ दिए हुए थे। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने फार्मास्यूटिकल के बाद मैंने होटल इंडस्ट्री में स्विच किया। तो हुँ, होटल इंडस्ट्री में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली साइड बाय साइड ही कि पुलिस ऑफ़िसर्स को भी ट्रेन करने की अपॉर्च्युनिटी मिली यहाँ पर आपके पुलिस मेस में, जम्मू ओके। में। तो वहाँ पर भी मैंने ट्रेनिंग दी पुलिस ऑफ़िसर्स को। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब होटल इंडस्ट्री में भी काम कर लिया, तो अब आगे क्या करना है? क्योंकि पूरी हुँ, लाइफ़ मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर नहीं सकता। हुँ, मैंने होटल मैनेजमेंट तो की नहीं है, एक हुँ, लेवल पे आके मेरी प्रमोशन भी रुक जाएगी। हुँ, तो अब आगे क्या? अब ये तो चीज़ मुझे पता थी कि कोचिंग तो मैं बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, जी, लेकिन इसको फुल टाइम कैसे बनाया जाए? हुँ, तो उसको फुल टाइम बनाने के लिए फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया, चलो अब जिम ओपन करते हैं। हुँ, तो वहाँ से फिर मेरी जो प्रॉपर कोचिंग की है जर्नी, वहाँ से स्टार्ट होगी। आज मेरा जिम है, बहुत अच्छा जिम है। हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो यहीं से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी। ओके, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही है। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको दोबारा से पूछना चाहता हूँ। जी, एज़ यू सेड कि 2008 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। लाइक 9। 9 में, हाँ जी। ओके, सॉरी 9 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था? लाइक बाइक से, कार से, क्या रीज़न रहा था मतलब? बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअली मैं पीछे बैठा था, तो मैटाडोर के साथ हिट हुई थी बाइक। ओके, तो मेरी आर्म यहाँ से पूरी टूट के पीछे हुँ। बेंड हो गई थी। कितना टाइम लगा था आपको फिर उससे रिकवर होने में? हाउ मच टाइम लाइक? रिकवर तो मैं काफ़ी जल्दी हो गया था, बट आज भी अगर आप बोलो लेफ्ट और राइट आर्म में कुछ ना कुछ डिफरेंस है ही है, और वो हुँ, लाइफ टाइम रहेगा ही। बाकी डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे, कि ओके, आप उस चीज़ को कमज़ोरी बना के पीछे हट रहे हो, या उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे जाना चाहते हो। ओके। तो आपने ये तो चलो हम आपने जिम फिटनेस की बात करी, आपका एक्सीडेंट हुआ, देन आपकी आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई है ये मेरी बताओ? पढ़ाई जम्मू से ही हुई है। ओके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने माइट से बीटेक किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आके फिटनेस, उसके बाद होटल लाइन में आता है,
उसके बाद फिर मेडिकल लाइन में आता है, ये नहीं लगता कि अलग-अलग शिफ्ट कर लिया, ऐसा स्विच क्यों करते रहे? जी, देखो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी कि मैं एक रॉ पर्सनैलिटी हूँ, हुँ, मेरे को कहीं पर भी जाना है तो मेरे को वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही आना है। तो ओके। मैं फार्मास्यूटिकल में मैंने काम किया, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी वहाँ पे, वो थोड़ा-सा हेक्टिक जॉब ज़्यादा था, हुँ, ट्रैवलिंग थोड़ी-सी ज़्यादा थी वहाँ पर। तो उसके बाद जब मैं होटल लाइन में आया, स्पेशली मैं बात करूँगा वहाँ पे होटल लाइन की, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके। तो वहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेके, आपकी ग्रूमिंग से लेके, हुँ, आपकी पंक्चुअलिटी से लेके हर चीज़ें देखते हैं सभी और सीखने को मिलता है आपको कुछ ना कुछ। और हुँ, यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि साथ में मैंने जैसे आपको बताया मैं वर्कआउट अच्छे से कर रहा था और चीज़ें भी कर रहा था, अच्छे से कोचिंग भी दे रहा था। ओके। और मैं यहाँ बताऊँगा कि मेरे जो जनरल मैनेजर थे, हुँ, मिस्टर संदीप सप्रू, उन्होंने मेरे को चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे को बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली। जैसे मैं बताऊँगा कि टीम स्पिरिट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं और वो मैं आज भी अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि जैसे होटल में कोई ज़्यादा गैदरिंग आ जाती थी, कोई बड़ा फंक्शन आ जाता था, हुँ, कुछ रूम्स ओवरलोडेड हो जाते थे, तो एक जनरल मैनेजर का काम नहीं है ग्राउंड लेवल पे काम करना, बट आप होटल की पार्किंग से लेके रेस्टोरेंट्स में खाना बनाना, लोगों को खाना सर्व करना, हुँ, सिक्योरिटी देखना, सफाई का देखना, ए टू ज़ेड काम में वो अपना हाथ बटाते थे। तो हम उनको देख के इंस्पायर होते थे कि सर को कोई एक्स्ट्रा सैलरी तो नहीं मिल रही इन कामों के लिए, हुँ, बट वो फिर भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए। हुँ। तो वो एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो मैं आज भी मतलब सोचता हूँ कि सर ऐसे करते इस सिचुएशन में, तो मैं वो चीज़ें सोच के आगे बढ़ता हूँ और लोगों को भी समझाता हूँ कि आपको पहले एक ट्रू लीडर बनना है। हुँ, आपको लोगों की हेल्प करनी है, उसके साथ रह के अब मेरा जिम है, तो मैं जिम में सफाई भी कभी करने से हेजिटेट नहीं करता, हुँ, कोई बाकी चीज़ें भी करने से कभी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि हुँ। आपको अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना ज़रूरी है। तो वो आप चीज़ें अगर करोगे, तो बाकी लोग तभी आपसे मोटिवेट होके आपका हाथ बटाएँगे और आगे आप कुछ अच्छा करेंगे। आपको किसी ने ऐसे बोला कि आप बड़े हम्बल हो, बड़े मतलब अपने काम को लेके बहुत हाँ, ज़्यादा ऐसा मतलब जो मेरे को अच्छे से जानते हैं, तो उनको पता है मेरी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, बट जो मेरे को नहीं जानते हैं, जो सिर्फ़ या हुँ, सोशल मीडिया पे देखते हैं या वैसे ही देखते हैं, तो शायद लोगों को लगता है थोड़ा-सा ईगो है। बट अगर आप मेरे से आके बात करोगे, तो हमारी अच्छी कन्वर्सेशन होगी, मुझे आपसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपको मेरे से कुछ सीखने के लिए मिलेगा ज़रूर। हुँ। क्योंकि ये मैंने थोड़ा-सा अभी जितनी भी हमारे बीच में बात हुई, क्योंकि मैं आपसे भी आज फर्स्ट टाइम ही मिला, बट दिख रहा है कि आप एक ग्राउंडेड पर्सन हो, हम्बल हो, समझते हो चीज़ों को। लीडरशिप की बात करी थी, ऑब्वियसली एक लीडर वही होता है जो पहले फ्रंट एंड पे जाके लीड करता है। तभी तो जाके उसको टीम देख के इंस्पायर्ड फ़ील करती है और वो भी उस तरीके से काम करती है। सो आगे बढ़ते हैं, अब आपकी हम फ़िटनेस के ऊपर आते हैं। मान के चलो सर कि किसी को फ़िटनेस में जाना है, ठीक है? फ़िटनेस में जाने के लिए लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि कोई सोचता है कि यार अगर मैं जल्दी जिम जाना शुरू करूँगा, तो मेरी हाइट छोटी रह जाएगी, मेरे को स्टेरॉइड्स का इफ़ेक्ट करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें कितनी हद तक सही हैं? देखो, मैं इसमें एक चीज़ बताऊँगा आपको कि मैं तो बिल्कुल बिगिनर की बात करूँगा अभी। हुँ, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ भाइयों कि अगर आप फर्स्ट टाइम जिम में आ रहे हो, हुँ, तो चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, आप उनको कॉम्प्लिकेट मत करो। ये प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स में ज़्यादा मत पड़ो, आप घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड अवॉइड करो। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, आप स्टार्ट तो करो, हुँ, लोगों को देख के कुछ ना कुछ तो करो। और दूसरी चीज़ कि ईगो थोड़ा-सा जिम के बाहर छोड़ के आओ। हुँ, आप अपने ट्रेनर से हेल्प माँगो। आजकल तो बच्चे सोचते हैं कि हम जिम ने हमने मेंबरशिप करवाई है, ट्रेनर हमारे पास खुद ही आएगा, बार-बार पूछेगा कि सर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ट्रेनर सिर्फ़ हमें डंबल पकड़ाने के लिए ही है। हुँ, बट आप एक बार जाओ उनसे प्यार से बात तो करो। ट्रेनर का मतलब दिल ऐसा होता है कि आप 2 उनसे मीठी बातें कर दोगे ना, वो आपको पूरा डाइट प्लान खोल के बता देंगे, जो बॉडी बिल्डिंग के सीक्रेट्स हैं सारे आपको बता देंगे। बट आपको थोड़ा-सा अप्रोचेबल बनना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा और चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। बाकी कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़ो, कोई ड्रग्स की किसी को ज़रूरत नहीं है, सप्लीमेंट्स की किसी को ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाना खाओ, आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी। ओके। जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी लाइक फ़िटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसी कौन-सी चीज़ ने इंस्पायर्ड करा कि यार मेरे को ना फ़िटनेस में जाना है? किस पर्सन से आप इंस्पिरेशन फ़ील करे उस टाइम पे? देखो, ये चीज़ जो है किसी को देख के इंस्पायर इंसान कभी भी नहीं होता है। हुँ, जब तक उसको खुद नहीं लगता कि हाँ, ये चीज़ में उसको मज़ा आ रहा है हुँ, या ये चीज़ में उसको आगे अपना फ्यूचर दिख रहा है। हुँ, मेरे को तो जो मैंने स्टार्ट किया ऑनेस्टली मुझे तो मज़ा आ रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था और मेरे पास रीज़न था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे रिकवर करना था। तो मेरे पास ये रीज़न था। बट हाँ, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने मेरे को पिन पॉइंट किया था, तो वो ईगो में आके मैंने कम्पीट किया था। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे में पोटेंशियल है इस चीज़ का, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो इसको मैं आगे लेके गया। अच्छा ईगो की बात करते हैं हम। आपको क्या लगता है ईगो होना अच्छी बात है या खराब?
देखो मोस्टली तो 99% ऑफ टाइम्स तो खराब ही बात है, बट 1% बोलूंगा अच्छी बात इसीलिए है, उसको ईगो भी नहीं बोलेंगे हम कॉन्फिडेंस जब थोड़ा सा पीक पे आ जाता है ना, तो ईगो और कॉन्फिडेंस में ना वो एक बहुत ही थिन लाइन होती है। हाँ, आपको वो चीज जरूर होनी चाहिए जब आप अपना 100% डिलीवर कर रहे हो, आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको पता है कि आप टाउन में सबसे बेस्ट हो, मतलब आप वो खुद नहीं बोल सकते, वो आपका फीडबैक बोलेगा। जो आपके क्लाइंट्स हैं जिनको आपने ट्रांसफॉर्म किया है, जिनके साथ आप जुड़े हो, वो आप बताएंगे कि ये पर्सन बेस्ट है या नहीं है। तो वो चीज अपना आपको एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, नाइस। सो हम जिम के बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप जब जिम करवाते हो, आपका खुद का जिम है, ठीक है? वहाँ पे फिटनेस में, तो जो नए लोग आते हैं जिम में, उनके स्टार्टिंग में क्या होता है? मतलब क्या बोलते हैं कि बॉडी कैसी बनानी है? क्या थोड़ा-सा शेयर करो एक्सपीरियंस जिम वाला। देखो यूथ का क्या इसमें, एक्सपीरियंस रहता है हाँ, आपके साथ? आज का टाइम जैसे आप, मैं और सब जानते हैं कि हुँ, सोशल मीडिया का टाइम है। हुँ, तो मोस्टली लोगों का ये रहता है कि हमें जल्दी बॉडी बनानी है, हुँ। हमारे फ्रेंड ने फोटोज डाली, हमें भी डालनी है, हमें बॉडी दिखानी है। तो वो चीज़ तो आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए आपका क्या स्टार्टिंग। जवाब होता है उनको उस टाइम पे? मेरा देखो यही जवाब होता है कि पहले मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि आपको इस चीज़ में क्या जवाब देना चाहिए कि आपने बॉडी क्यों बनानी है। हुँ, अगर आपके पास रीज़न है कोई स्पेसिफिक कि मैंने इसलिए बनानी है, सपोज आपका शूट है हुँ, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपको अच्छा दिखना है, हुँ, आपको कपड़े चाहिए फिटिंग वाले, या आपकी गर्लफ्रेंड को बॉडी पसंद है, या आपके पेरेंट्स ने बोला है, या आप किसी से इंस्पायर हो, आपके पास रीज़न होना चाहिए। हुँ, अगर आपके पास रीज़न नहीं है कि सिर्फ मेरे को फोटो ही डालनी है, सिर्फ मेरे को बॉडी बनानी है, बट क्यों बनानी है, तो हुँ, फिर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आप एक्सरसाइज करो जो आपके दिमाग में वो पर्पस ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आप खुद को विजुअलाइज ही नहीं कर रहे कि आपको ऐसा बनना है, और बनना ही है उसके लिए मेरे को जो जर्नी चलानी है अपनी, उसमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को बोलता हूँ जो बोलते हैं मुझे बॉडी बनानी है जल्दी, कि क्यों बनानी है। हुँ, फिर मोस्टली लोगों के पास तो रीज़न नहीं होता, वो यही बोलते हैं कि हमें बस 3 महीने में ट्रांसफॉर्म होना है। तो वैसे 3 महीने में देखो किसी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। जो आप फ़िल्म स्टार्स वगैरह देख रहे हो, उनके पास मतलब उनको करोड्स मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के। तो हुँ, आपको क्या मिल रहा है? आप किस हुँ, लिए कर रहे हो? हुँ। तो मेन यही रहता है कि आप अपना पहले रीज़न क्लियर करो कि आपको बॉडी क्यों बनानी है, आपको ट्रांसफ़ॉर्म क्यों होना है, और कैसे होना है वो फिर खुद ही हो जाएगा अगर आपका रीज़न क्लियर होगा कि क्यों करना है। ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि आज के टाइम पे जिम एक दिखावा बन के रह गया हुआ है? क्योंकि यूथ जाता है जिम में, हर दिन स्ट्रीक भेजता है या फ़ोटो डालता है इंस्टाग्राम पे, बट उतना ज़्यादा भी फ़ोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि मान के चलो किसी ने आपकी जिम में मेंबरशिप ली, वो आएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बट उसके बाद शायद वो आना बंद कर देगा, क्योंकि उसको उस तरह की मोटिवेशन नहीं होती। आपके क्या विचार है आजकल के यूथ में कि वो दिखावा सच में है, या बहुत सारे लोग सच में जिम से बॉडी बनाना चाहते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 महीने आके जो नहीं आता, हुँ, उसको एक ही चीज़ है, उसको रिज़ल्ट नहीं दिख रहे हैं, हुँ, और उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ओवरनाइट रिज़ल्ट नहीं आएँगे। हुँ, जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे जिसकी बहुत ही एनहांस्ड फिज़ीक है, बहुत अच्छी, आप उससे मोटिवेशन ले रहे हो, उसकी जर्नी देखो कितने सालों से वो काम कर रहा है, वो हुँ, 2-3 महीने में काम नहीं हुआ है। पहली तो चीज़ ये समझनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ जैसे आपने बताया लोग वीडियोज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, इंस्टाग्राम पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो इसमें मैं यही बताऊँगा आपको कि वो भी चीज़ ज़रूरी है आज के टाइम पे, हुँ, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ना? मोटिवेशन मिलती है, लोग आपकी वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है, हाँ, मेरे को और अच्छी फ़िज़ीक बनानी है, मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं मेरे को उन पे काम करना है। अगर आप हुँ, इसको एक पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो एक्सपोज़ योर वीक पॉइंट्स, हुँ, जिसके पास जो वीक पॉइंट्स हैं वो उनको एक्सपोज़ करो कि हाँ, ये महा हमारे वीक पॉइंट्स हैं तो हमें इन पे काम करके इनको अपना प्लस पॉइंट बनाना है। हुँ, तो एक तरह से वो चीज़ सही भी है, बट आप सिर्फ़ वीडियोज़ बना के और वो शो ऑफ करने ही जिम में आ रहे हो तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके। सो अब हम पूरी की पूरी बात फ़िटनेस के ऊपर करेंगे। फ़िटनेस में मान के चलो कोई एक इंसान स्टार्ट कर रहा है जिम, ठीक है? उसको स्टार्टिंग में किस तरह की डाइट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है? डाइट बहुत ही सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। हुँ, ये एक लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, मैं बॉडी बनाना जनरल फिटनेस की बात नहीं करूँगा, अभी बॉडी बिल्डिंग की बात करूँगा। हुँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं। हुँ, ऐसा नहीं है, थोड़ी चीज़ें खानी पड़ती हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है विद टाइम। तो ओके, आप एक बैलेंस फूड खाओ, स्टार्टिंग में इनिशियली ज़्यादा आप स्ट्रेस मत करो, कैलकुलेशंस में ज़्यादा मत जाओ कि मैंने कितना खाया है, ये चीज़ें मेरी मिस हो रही हैं। आप नॉर्मल घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ और बैलेंस्ड खाना खाओ। स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगा आपको। ओके। सो बहुत सारे लोग वेट लूज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा बहुत देर से,
या बहुत सारे लोगों को लगता हुआ है, टाइम लग गया है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि अगर मान के चलो कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा फैटी है और वो स्पेशली जिम में इसलिए आया आपके पास कि मेरे को ना यार वेट लॉस करना है, तो क्या-क्या उसको मतलब ध्यान रखना चाहिए या कितनी पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस चीज़ में? देखो, जैसे आपने बताया कि वेट तो कम हमारा नहीं हो रहा, लेकिन हम बताएँगे इंचेस कम हो रहे हैं, देखने में कम लग रहा है, वेट कम हो रहा है, हुँ, लेकिन स्केल पे नहीं हो रहा। हुँ, मेन दिक्कत ये आती है, मेरे पास भी स्पेशली गर्ल्स की बात करूँगा, हुँ, उनमें ऐसा होता है कि सर इंचेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन हम देखने में तो ऑलमोस्ट हमारा वेट उतना ही लग रहा है। हुँ, तो स्केल पे भी हमारा ऑलमोस्ट उतना ही आ रहा है, 1-2 किलो का फ़र्क है, लेकिन इंचेस हमारे कम हो रहे हैं। हुँ, तो स्केल पे कम क्यों नहीं हो रहा हमारा वेट? जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हम हर चीज़ कर रहे हैं, तो स्केल पे क्यों नहीं हो रहा? देखने में क्यों लग रहा है और स्केल पे क्यों नहीं हो रहा? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है स्पेशली गर्ल्स का। तो इसका आंसर यही है कि देखो, हमारा मसल जो होता है, वो होता है छोटा एज़ कम्पेयर टू फैट। हुँ, फैट में फुलाव ज़्यादा होता है और उसका वेट कम होता है। मसल का साइज़ छोटा होता है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा होता है। हुँ, तो जब आप फैट लॉस कर रहे हो, मैं फैट लॉस की बात करूँगा, वेट लॉस की बात नहीं करूँगा। ओके, फैट लॉस कर रहे हो, तो जो आपका मसल है वो हल्के-हल्के से ग्रो होता है, जब आप अच्छी न्यूट्रिशन कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, और फैट लॉस यहाँ से कम हो रहा है, फैट का वेट। हुँ, तो ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है, वो बैलेंस बन रहा है। इसलिए हुँ, आप स्केल पे ज़्यादा देख नहीं पा रहे हो। एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है। इसलिए स्केल पे आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपका वेट कम हो रहा है, ओके, इंचेज़ आपके कम हो रहे हैं। तो वो चीज़ जो बैलेंस हो रही है, वो मैं बोलूँगा अच्छी चीज़ ही है। अगर आप स्केल पे कम देख पा रहे हो, लेकिन इंचेज़ आपके कम हो रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका मसल मास उस टाइम पे बढ़ रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपकी फैट का मसल में आ रहा है वेट, उसका ऐसा है? वेट आ नहीं रहा, एक साइड से कम हो रहा है, एक साइड से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तभी बैलेंस वो हो रहा है। बैलेंस हो रहा है, वो ओके। चीज़। और यस। तो मतलब उसमें थोड़ा कितना टाइम लग जाता है? अगर कोई बहुत इंसान ज़्यादा फैटी है, हुँ। उसको प्रॉपर तरीके से वो आपकी डाइट से लेके हर एक एक्सरसाइज़, ट्रेनिंग हर एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है, कार्डियो कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो कितनी देर में वो अपने मतलब नेचुरल जितना उसका वेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द हाइट, उस वेट पे आ जाएगा? कोई इसकी स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता होगा? या स्पेसिफिक टाइम बॉडी टू नहीं बॉडी होता। वेरी करता है हाँ, ये? ऑब्वियसली जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना टाइम लगेगा? ये 99% लोगों को क्वेश्चन होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले कि सर कितने टाइम में हम पतले हो जाएँगे, या कितने हुँ, टाइम में जो फ़िज़ीक है हमें चाहिए, वो कितने टाइम में हो सकती है? तो इसका आंसर ये है कि हम आपको पहले नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक का बॉडी टाइप अलग है। हुँ, हमें पहले देखना पड़ेगा, उसको जाँचना पड़ेगा कि जो हम डाइट दे रहे हैं, जितने हमने अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ लिखी हैं आपकी बॉडी पे कैसा रिस्पॉन्स कर रही हैं, कार्बोहाइड्रेट पे आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करे, कितने प्रोटीन पे आप ग्रोथ कर सकते हो, कितना प्रोटीन आपकी बॉडी को डाइजेस्ट हो रहा है, आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसी रहेगी, वो थोड़ा टाइम हम जज करने के बाद ही आपको बता सकते हैं। पहले काम स्टार्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, आपके रिसेप्टर्स कैसे हैं बॉडी में, उसके बाद ही ऐसे-ऐसे आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी। पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने महीने में कितना वेट कम हो जाएगा। ओके। मैंने एक चीज़ और देखी है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर ना स्टार्टिंग से ही लोग ये चीज़ के ऊपर प्रेफर करते हैं यार कितना प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, ठीक है? तो प्रोटीन के लिए क्या हम खाली नॉन-वेज से ही प्रोटीन पूरा कर सकते हैं या वेज से भी उतना ही बैलेंस हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हमने देखा इन्फ्लुएंसर देखे होंगे बहुत सारे जो खाली वेज ही हैं और वो अपना प्रोटीन प्रॉपर पूरा कर रहे होंगे तभी उनकी फिज़ीक अच्छी है। लेकिन जब यूथ जाता है जिम, फिर वो ये बोलता है कि यार आज तो मुझे नॉन-वेज इतना खाना है, इतने एग्स लेने, इतने पहले तो मैं खाता नहीं था, अब मेरे को जस्ट बिकॉज़ ऑफ अपना प्रोटीन पूरा करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो ज़रूरी है या आप वेज से भी कर सकते हो? इसमें एक चीज़ है कि वेज वर्सेस नॉन-वेज, हुँ, ये फाइट हमेशा चलती रहेगी। हुँ, और जैसे आपने बताया कि काफ़ी सोशल मीडिया आपने देखा है, वेज बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी फ़िज़ीक भी बहुत अच्छी है। हुँ, तो इसमें पहली चीज़ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बॉडी बिल्डिंग में। अब वीरेंद्र घुमन जी देखो आप, हुँ, काफ़ी पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं और वेज बॉडी बिल्डर्स हैं, और इंडिया में उनके जितना ह्यूज बॉडी बिल्डर आज तक नहीं आया। हुँ, इट्स बीन 20 इयर्स नाउ। ओके, तो वो जेनेटिक्स है। दूसरी चीज़ वेज वर्सेस नॉन-वेज में बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, हुँ, तो आप बाय ट्रेन जाओगे डायरेक्ट दिल्ली, या बाय फ्लाइट जाओगे, या बाय बस जाओगे। एक हुँ, ऑप्शन आपके पास वो है। हुँ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप कैब लेते हो, अंबाला तक जाओगे। अंबाला के बाद आप दूसरी कैब लोगे, फिर उसके बाद रिक्शा लोगे, फिर उसके बाद मेट्रो लोगे, फिर उसके बाद फिर से रिक्शा लोगे। हुँ। पहुँचना तो आपको दिल्ली है। मकसद दिल्ली पहुँचना है बट वे बिल्कुल। डिफरेंट-डिफरेंट है। वे डिफरेंट है। तो वैसे ही वेज और नॉन-वेज में है। तो हम बात करते हैं पहले नॉन-वेज की, वैसे ही हुँ, नॉन-वेज की बात है। नॉन-वेज में आपको चिकन, अंडे, मीट, फिश, आप कोई भी सोर्स है, तो आपको कंप्लीट चेन ऑफ एमिनोज़ मिल रहे हैं किसी भी एक सोर्स से। हुँ, वही एज़ कंपेयर टू वेज, जैसे मैंने बताया कि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा, जो आपके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, और आपकी जर्नी भी थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी। हुँ, चैलेंजिंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप अलग-अलग सोर्सेज़ जब आप प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी करोगे, तो उसमें कैलोरीज़ भी आपको काउंट करनी पड़ेंगी अपनी, और मोस्टली जो वेज सोर्सेज़ के प्रोटीन इंटेक हैं, उसमें फैट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है।
एज कम्पेयर टू नॉन वेज। ओके, सो कैलोरीज की बात करेंगे हम। लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे को मतलब वेट अगर गेन करना तो इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है, और अगर वेट लूज़ करना है तो मेरे को इतनी कैलोरीज खानी चाहिए, इतना मेंटेन रखना है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब एक नॉर्मल इंसान को अपने आप को फिट रखने के लिए एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? ये टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे। मैं फिटनेस की बात करूँ, टोटली डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। फॉर एग्जांपल, कोई इंसान है, वो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, पूरा दिन ऑफिस में बैठा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसको इतनी ज़्यादा कैलोरीज की जॉब ज़रूरत है ही नहीं है। वहीं दूसरी साइड पे एक इंसान है, वो किसी की मार्केटिंग जॉब है, पूरा दिन वो ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, जगह-जगह जा रहा है, तो उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि किस इंसान को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। हमें पहले देखना पड़ेगा उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है। और दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि कैलोरीज ज़्यादा काउंट करके खाते हैं लोग, तो ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और कितनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल कैलकुलेशन है, एक फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सपोज़ आपका बॉडी वेट 70 है, आपको वेट कम करना है अपना, तो 70 हम इंटू 30 कर देंगे, तो 2100 हो जाएगा। वो आपकी अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आपको वेट कम करना है, हम उसमें 500 माइनस कर देंगे, तो 1600 कैलोरीज से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रेजुअली हम उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आप पे आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, मैंने एक चीज़ ये भी देखी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जब लोग प्रोटीन या मतलब अलग अलग तरह के स्टीरॉइड्स कह लो या कोई भी मतलब ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना अपने पानी का ध्यान नहीं रख पाते हैं, पानी का इनटेक कम होता है और लास्ट में जाके ना उनकी किडनी को इफेक्ट हो जाता है। आपने कोई ऐसा केस देखा आज तक अपने करियर में? ऐसे देखो बहुत केस हैं, जो ओके। आप ड्रग्स ले रहे हो, अगर आपने कंपटीशन नहीं खेलना, तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ आपको जल्दी रिजल्ट दे रही है, उसका साइड इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। ओके। और वाटर इनटेक की आप बात कर रहे हो, हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना ही पड़ेगा। आप कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हो, इवन फूड खा रहे हो या हाई प्रोटीन डाइट पे भी हो, तो आपको टोटली हाइड्रेटेड रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। बाकी देखो, हाइड्रेटेड रहोगे तब भी साइड इफेक्ट तो करना ही करना है स्टेरॉइड्स ने, उसको आप रोक ही नहीं सकते किसी भी मेडिसिन से, किसी भी चीज़ से। ओके, सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आप हमें ये बताओ कि उसको खरीदना किस तरीके से हम पहचानें कि वो ओरिजिनल है, वही हमारे लिए काम करेगा? सप्लीमेंट्स कैसे पहचानें? हुँ, आज के टाइम पे इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप सप्लीमेंट देख के या टेस्ट करके पहचान जाओ। एक मैं बता रहा हूँ, जो डुप्लीकेट, जो एक्सट्रीमली क्वालिटी वाले क्योंकि डुप्लीकेट बहुत सारे होते हैं, कॉपीड भी आए हुए हैं ना? कॉपीड आए हुए हैं। कॉपीड, और जो कॉपीड आए हैं उनकी जो मार्केटिंग है और उनके जो लेबल्स हैं, उनके जो बॉक्सेस हैं, उनकी जो क्वालिटी है, वो ओरिजिनल से भी ज़्यादा ओरिजिनल उन्होंने बना दिया। और बाकी बारकोड वाला वो तो ज़माना चलेगा कि बारकोड स्कैन करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट वाला उन्होंने बारकोड ही कॉपी करके आगे 1000 10,000 पीस बना दिए डुप्लीकेट के। और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल है। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो सप्लीमेंट डीलर हैं जम्मू में ही। तो उन्होंने मेरे को कॉल की, अभी लास्ट मंथ की बात है ये, कि अक्षत मेरे पास ना वे प्रोटीन है, वो 8 बॉक्सेस हैं, तो उसकी एक्सपायरी होने वाली है कुछ दिन में, तो ये निकलवा दो, तो एक्सपायर ना हो जाए, मैं थोड़े से सस्ते दे दूँगा। वो बॉक्स का प्राइस आई गेस 4500 टू 5000 था। तो वो कहते हैं मैं आपको 2500 का बॉक्स दे दूँगा, आप 8-10 बॉक्स में से ले लो। मैंने कहा नहीं भैया, नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने मेरे को अभी कुछ लास्ट वीक की बात है कि अक्षत वो ना बॉक्स एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैंने उसकी फिर से मैंने लेबल करवा दिया उसको, तो अब उस पे नई एक्सपायरी डलवा दी है मैंने, अब वो 2 साल और चल जाएगा। तो अब भाई साहब वो जो ये देख रहे होंगे वीडियो, वो तो शायद मेरे को भी अनफॉलो या ब्लॉक कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि उसकी एक्सपायरी देख के कुछ करके, जो ब्रांड के भी सप्लीमेंट्स है ना, उन पे भी एक्सपायरी फिर से डाल रहे हैं, वो एक्सपायर्ड सप्लीमेंट्स ही खा रहे हैं लोग। डुप्लीकेट तो चलो छोड़ ही दो, एक्सपायर्ड सप्लीमेंट्स खा रहे हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। और कहाँ से लिया जाए जेन्युइन सप्लीमेंट लेना? भरोसा कैसे करें? कैसे भरोसा करें? भरोसा या तो आप ब्रांड की वेबसाइट से ही लो, जिस ब्रांड का सप्लीमेंट है, थर्ड पार्टी से ना लो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट तो बिल्कुल मत लो, वहाँ पर तो है ही फेक है। अच्छा। हाँ, थोड़ा-सा आपको कॉस्टली मिलेगा, आप ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे, क्योंकि उन्होंने जीएसटी भी लगाना है, बाकी टैक्सेस भी लगाने हैं, बाकी आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा। और दूसरा कि आप डायरेक्ट ब्रांड से लो, ब्रांड आपको डायरेक्ट देगा नहीं, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो नहीं। तो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करो जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसके ऑथराइजेशन का। लेकिन आपने इसमें ये चीज़ बोली कि वो भी झोल कर सकते हैं, लेबल लगा के हटा के दोबारा से फिर से उसकी एक्सपायरी डेट या उन सब चीज़ों को। लेकिन इससे बचना कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट है, बट सेफ एंड पे डायरेक्ट जाके ब्रांड की साइट डायरेक्ट से लो। ब्रांड से लो या ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है उसी से लो। बाकी रोड साइड जो आपको बोल रहे हैं
कि 5,000 का सप्लीमेंट है तो हम आपको थोड़ा डिस्काउंट देके शेकर फ्री में दे देंगे, या बहुत ही सस्ता दे रहे हैं, जो एक्सट्रीमली सस्ता दे रहे हैं, वो तो फेक ही है। बट देखो यूथ है जिसका बजट ही नहीं है, वो तो ये चीज़ें नहीं सोचता। जिसको जहाँ आज के टाइम पे 200 रुपये भी कोई चीज़ सस्ती मिल रही होगी, वो वहीं से लेगा। चाहे उसके मन में डाउट भी होगा यार ये ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन वो मेरे को शेकर फ्री में दे रहा है, वो मेरे को टी शर्ट फ्री में दे रहा है, तो बंदा वहीं से लेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचो, बेटर है ना ही खाओ। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ओरिजिनल है या नहीं, तो आप ना ही खाओ, वही पैसे आप अपनी डाइट में इन्वेस्ट करो, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अच्छा आप हमें कोई ऐसा ये बताओ कि जिम ज्वाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक एज होती है? एज सच तो देखो कोई स्पेसिफिक एज है नहीं है, फिर भी जो गाइडलाइंस हैं अमेरिकन स्पोर्ट्स काउंसिल की, वो एक अप्रॉक्सीमेट उन्होंने फिगर दी है। जैसे कोई छोटा बच्चा है 7 to 11 ईयर्स का, तो वो मोस्ट प्रेफरेबल कि आप स्कूल में उसको किसी गेम्स में डालो, इंडोर और आउटडोर गेम्स में, ताकि उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाए। फिर आप जैसे टीनेजर में आते हो, तो बिलो 17 बिलो 18 जो आपकी एज है, उसमें आप हल्की हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं। हार्मोन्स पीक पे होने का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में अभी मसल फाइबर्स हैं, उसी टाइम पे बनते हैं। जो उस टाइम पे मसल फाइबर्स आपकी बॉडी ने बना लिए, तो वही लाइफ लॉन्ग चलेंगे। उसके बाद लेट 25-30s में आपके मसल फाइबर्स नहीं बनने वाले। हाँ, वो मसल फाइबर्स आपके फर्निश होंगे, आपके पॉलिश होंगे, आपके एक्टिवेट होंगे, लेकिन वो बनेंगे उसी टीनेज में। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उस टीनेज में स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद जैसे आप अडल्ट होते हो, तो आप थोड़ी-सी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में जा सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप 40s क्रॉस करते हो, तो थोड़ी-सी लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग्स, थोड़ा-सा कार्डियो हल्का-फुल्का, तो वो बेस्ट टाइम रहता है। आपने सर एक चीज़ नोटिस करी होगी, इवन मैंने भी सुना ये कि सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चर्चा होती है कि स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। नेगेटिव एंड पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जबकि उसका पॉजिटिव एंड भी होता है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में थोड़ा-सा बताओ? देखो, मैं बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, तो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्टेरॉइड्स के बिना कॉम्पिटिशन है ही नहीं। और आज के टाइम पे जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इस लेवल के नीचे, कि से नो टू ड्रग्स, आपने अक्सर देखा होगा कहीं सोशल मीडिया पे लिखा है बैनर्स के नीचे, फ्लैट्स में, से नो टू ड्रग्स। उन्हीं कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं। बट ऐसा क्यों फिर लोग लिख रहे हैं से नो टू ड्रग्स? इसको एक टैबू क्यों बना दिया? पूरी दुनिया को पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि जो स्टेज पे आप देख रहे हो, इवन बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस, क्रिकेटर्स भी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं स्टेरॉइड्स। उसके बिना कोई गेम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आप आगे जाके एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो कि मैं नेचुरल हूँ सर, उसने स्टेरॉइड लिया तभी वो आगे निकल गया। आप स्टेज पे उस टाइम पे जो आपकी फिजिक है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वही मैटर करती है, और बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आपने कितने स्टेरॉइड्स लिए हैं, क्या लिया, सिर्फ वही मैटर करता है। तो हर एक स्पोर्ट में, हर एक गेम में स्टेरॉइड्स चल रहे हैं। हाँ, ये कंपटीशन के लिए ही है, जनरल पॉपुलेशन को ना यूज़ करें। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं स्टेरॉइड्स, बट उनकी डोजेज होती है मिनिमल। वो प्रॉपर आपका ब्लड वर्क होता है, आपका रूटीन चेक होता है कि आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन जब आपके ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं विद एज, आपके जॉइंट्स थोड़े से वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं उनकी क्लिनिकल डोजेज। तो बट आजकल क्लिनिकल डोजेज से तो बच्चे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से 10x डोजेज ले रहे हैं, और विदाउट एनी गाइडेंस, किसी डॉक्टर से नहीं पूछ रहे, कोई अपना ब्लड वर्क नहीं करवा रहे। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपने कंपटीशन खेलना है, पहले आप किसी एक्सपीरियंस कोच जिसने पढ़ा हो इस बारे में, या किसी डॉक्टर के पास जाके आप अपना ब्लड वर्क करवाओ। देखो आपके ब्लड में आपके लिवर किडनी फंक्शनिंग कैसी चल रही है, टेस्टोस्टेरोन कितना है आपका, आपके हार्मोन्स कैसे हैं, एलएच एफएसएच कैसे आ रहा है आपका। उसके बाद वो आपको डोजेज बना के देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और आपको रिकवरी करनी पड़ेगी विद टाइम। अपने ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, लिवर किडनी हार्ट के लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो वो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं तो कहता हूँ इस चीज़ में ना पड़ो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ये चीज़ें करोगे भी, ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए आप सप्लीमेंट्स लोगे भी, तब भी आपको साइड इफेक्ट होना ही होना, उससे आप बच ही नहीं सकते। बिल्कुल। और ये तो वही चीज़ होगी, देखो आप बॉर्डर पे लड़ने जा रहे हो, वहाँ पे बंदूकें चल रही है, टैंक चल रहा है, आप बोलो मैं हेलमेट डाल के जाऊँगा तो मेरे को गोली नहीं लगेगी। तो ये वही चीज़ है। आपको देखो रिस्क में लाइफ अपनी डालनी है। ओके, यस। ठीक है, ओके। आपको ऐसा लगता है कि विंटर्स में लोग पानी का इंटेक कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू समर? और क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के अंदर? क्योंकि फ़ील तो नहीं होता है, बट पड़ता है क्या? पड़ता तो देखो, मैं एक चीज़ बताऊँगा इसमें कि जैसे विंटर्स की आपने बात की, विंटर्स में हमें स्वेटिंग भी नहीं होती है, हमें यूरिन भी कम आता है, तो हमारी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो भी थोड़ी-सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू समर्स। समर्स में आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको स्वेटिंग ज़्यादा आ रही है। स्वेटिंग के थ्रू आपके सोडियम, पोटेशियम वगैरह वो बॉडी से फ्लश आउट हो रहे हैं, यूरिन भी आपको ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपको पानी पीने का ज़्यादा मन करता है। सिंपल सा फैक्ट तो यही है। सो अब हम नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, ठीक है? मान के चलो किसी को जिम नहीं जाना है, तो उसको अपनी लाइफ़ को किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए ताकि वो एक हेल्दी पर्सन बना रहे? उसके लिए आप क्या टिप्स या क्या सजेस्ट करते हो?
जो जिम नहीं जा रहा है, पहली तो चीज़ मैं बताऊँगा कि आपको देखना आप हेल्दी हो या नहीं, आप फिट हो या नहीं, उसका सिंपल सा मेजरमेंट ये है कि आप सुबह टाइम पे उठ रहे हो या नहीं उठ रहे। आप अपने पूरे दिन के काम अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। या शाम को आके आप कैसा फ़ील कर रहे हो अपने काम से। आपको नींद पूरी आ रही है, नहीं आ रही, आपको भूख अच्छी लग रही है, नहीं लग रही। अगर ये सब चीज़ें पॉज़िटिव में हैं, तो आप एक हेल्दी इंसान हो, आप फिट हो। ओके। और हमने एक और चीज़ के ऊपर बात करनी है कि जब एक इंसान बॉडी बिल्डिंग में के ड्यूरेशन में होता है, उस टाइम पे उसका स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए मिनिमम आपके अकॉर्डिंग? देखो, ये बहुत ही एक डीप टॉपिक आपने बताया कि स्लीपिंग आवर्स तो एटलीस्ट 6 टू 8 आवर्स होने ही चाहिए। हुँ, और इसको हम थोड़ा डेप्थ में अगर डिस्कस करेंगे तो स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्लीप। अब मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा कि एक्सप्लेन करो कि स्लीप मतलब सोने से एक इंसान को किन-किन चीज़ों की रिकवरी होती है, क्या-क्या होता है? थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन हाँ, करो। हमारी जैसे हम बात करें सन और मून की, हुँ, जैसे बात करते हैं एंशिएंट टाइम से चलती आ रही, लोग आजकल उसकी बात नहीं करते, लोग देखते भी नहीं। सन और मून की जो एनर्जीज़ होती हैं, उसी से हमारी बॉडी काम करती है। ओके। अब जैसे हम सुबह उठते हैं, हुँ, तो हमारी बॉडी में ना 3 जो हार्मोन्स हैं, उसका साइकिल चलता है। हुँ, टेस्टोस्टेरोन का, कॉर्टिसोल का एंड मेलाटोनिन का। वो मैं हुँ, आपको थोड़ा-सा बताता हूँ क्या जी। होता है। जब हम सुबह उठ रहे हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन आहिस्ता-आहिस्ता पीक पे जाना शुरू करता है और इनका ड्यूरेशन रहता है 7 टू 8 आवर्स का अप्रॉक्सिमेट। हुँ, तो पीक पे जाना स्टार्ट करता है जिस टाइम पे हम सुबह उठते हैं, सनराइज़ होता है। तो ओके। हमारी बॉडी में वैसी एनर्जीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा पीक पे जा रहा है। तो अप्रॉक्सिमेटली 7, 8, 9 एएम तक हमारे टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहते हैं। एक हुँ, अप्रॉक्सिमेट टाइम बता रहा हूँ, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड उसके लाइफ़स्टाइल पर। ओके, तो उसके बाद जैसे दिन आना स्टार्ट होता है, तो हमारे कॉर्टिसोल को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ओके। जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो दिन के टाइम पे शाम तक वो कॉर्टिसोल थोड़ा पीक पे रहना स्टार्ट करता है। जैसे-जैसे शाम आती है, सनसेट होना स्टार्ट होता है, मून आना स्टार्ट करता है, तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। अब मेलाटोनिन प्रोड्यूस कैसे होता है? ये क्या होता है हार्मोन? ये वो मैं किसका आपको होता थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हम अभी रूम में बैठे हैं, अच्छी लाइटनिंग है, है? हम हुँ, सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। हुँ, तो हमारी बॉडी को एक मैसेज मिलेगा कि लाइट्स ऑफ हो गई हैं, एक इल्यूजन में चली जाएगी, अंधेरा हो गया, रात पड़ रही है। हुँ, तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे ना, हमें नींद आना शुरू हो जाएगी। हुँ, उसका क्यों रीज़न ये है कि हमारी आइज़ पे लाइट नहीं पड़ेगी। तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा रात पड़ गई, अब आपको सोने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया सन और मून की एनर्जीज़ हैं। हुँ, तो ये मून की एनर्जी यही होती है कि रात पड़ गई, अब आपको सोने की ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स करने शुरू कर देगी, लेथार्जिक फ़ील करेंगे हम, चलो यार नींद आ रही है, अंधेरा-अंधेरा अगर हम कर देंगे। तो रात को यही होता है, जैसे ही सनसेट होता है, तो बॉडी हमारी मेलाटोनिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है। और लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि रात को जो स्पेशली फ़ोन चलाते हैं लेट नाइट्स, हुँ, तो उनकी आँखों पे रेज़ पड़ते रहती हैं। अब लोग कहते हैं हमें फ़ोन चला के नींद आती है। हुँ। जब तक वीडियोज़ नहीं देखते, जब तक टीवी पे मूवी नहीं देखते, तो उसके बाद हमें ये तो ऐसे नींद ही ट्रेंड नहीं बन आती। गया आजकल हाँ, नींद रील्स। ही नहीं आती, बट ये बहुत गलत है, हुँ, क्योंकि आपकी आइज़ पे रेज़ पड़ती जा रही हैं और मेलाटोनिन बॉडी रिलीज़ कर ही नहीं पा रही है। हुँ, तो आपको नींद आएगी ही नहीं। आपको नींद तभी आएगी कि जब अब बॉडी ने बस कर दिया, मेलाटोनिन बनेगा ही नहीं, लेकिन टाइम हो रहा है, एक बॉडी का वो भी होता है सबकॉन्शियस माइंड में कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें सोना चाहिए। हुँ, तो इससे साइड इफ़ेक्ट होगा कि आपका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा बढ़ा रहेगा। हुँ, अगर आपका मेलाटोनिन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस लेवल, ओके। वो हमेशा बढ़ा रहेगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहेगा, तो आपको भूख भी कम लगेगी, नींद भी कम लगेगी और आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसलिए नींद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी होती है कैटाबॉलिक स्टेट में, मतलब हमारे मसल टूट रहे हैं। जब भी कोई चीज़ बॉडी में टूटती है, तो वो होती है कैटाबॉलिक स्टेट। और एनाबॉलिक स्टेट होती है जब हमारी बॉडी रिकवर कर रही है और बिल्ड कर रही है कोई चीज़। और जब हम सोते हैं, तो एनाबॉलिक स्टेट में होती है बॉडी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बॉडी में एनाबॉलिक इफ़ेक्ट नहीं आएगा। वो मसल आपने जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज़ कर ली, जितनी मर्ज़ी न्यूट्रिशन ले लिया, जब तक बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में नहीं जाएगी, तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। डू यू थिंक कि जो जिम करता है इंसान, वो थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो जिम नहीं करता है? व्हाट्स योर व्यू? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। ऐसा मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फ़िटनेस है ना, हुँ, जो आपने बोला जिम करते हैं वर्सेस जो जिम नहीं करते, वो हुँ, कैसा फ़ील करते हैं। जो फ़िटनेस जर्नी होती है ना, ये बिल्कुल एक यू की तरह होती है। हुँ, लाइफ़ स्पैन को मैं बता रहा हूँ, यू है। हुँ, आप यहाँ से फ़िटनेस कर रहे हो, अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपका लाइफ़ स्पैन बढ़ रहा है। हुँ, जब आप उसको ओवर ट्रेन कर देते हो ना और स्ट्रेस में लाते हो, तो वापिस आना शुरू शुरू कर देता है वो। जैसे हुँ, आजकल लड़कियाँ 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वो ले नहीं रहे हैं, बॉडी उनकी पूरे दिन स्ट्रेस में रह रही है। हुँ, तो यू टर्न वापिस लाइफ़ स्पैन आपका छोटा होने शुरू हो जाता है। ओके, इसलिए लिमिटेड आप करो, जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, आप उस चीज़ को पहचानो। तो आपको उतना ही करना चाहिए। और हाँ, खुश रहते हो ऑब्वियसली। आप 40-45 मिनट्स का सेशन है अगर आपका, तो देखो जिसकी बॉडी बननी है उसकी 40-45 मिनट्स के भी इंटेंस सेशन में बन जानी है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ओवर ट्रेन करके कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा एक्सेस में खाना खा के जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उससे कुछ भी नहीं होगा। तो ओके। यही अच्छा चीज़ ये है। बताओ जिम
कितने परसेंट होनी चाहिए, आई मीन टू से एक्सरसाइज कितने परसेंट और डाइट कितने परसेंट होनी चाहिए? हाँ, ये फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या बोलूँ, जो जनरल फिटनेस है, जनरल पॉपुलेशन के लिए डाइट इज ऑलवेज नंबर वन। ओके डाइट का मतलब कुछ भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई सप्लीमेंट है, कोई ड्रग है, कुछ भी, डाइट इज ऑलवेज नंबर वन। बाकी एक्सरसाइज देखो ऐड ऑन है, वो आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, स्ट्रेंथ गेन का, एंड्योरेंस गेन का है, या आप किसी स्पोर्ट्स में नॉर्मल हो। नॉर्मल लाइक फिट रहने के फिट लिए, रहने के लिए एक जैसे हेल्दी मैंने आपको बॉडी। बोला 20-25-30 मिनट्स इज सफिशिएंट फिट रहने के लिए। ओके बाकी डाइट है, क्योंकि वो 30 मिनट्स आपने जिम में स्पेंड करने हैं, बाकी का जो टाइम है पूरे दिन का वो आपको डाइट पे देना अपना 100%। ओके डाइट इज ऑलवेज नंबर वन। क्योंकि बहुत सारे जिम कोचेज ऐसे बोलते हैं कि 25% आपकी लाइक ट्रेनिंग है और 75% आपका डाइट है। क्या ये सही है या नहीं, ये देखो सिर्फ जो एक मिथ एब्स है? बनते हैं ना किसी के, अगर हाँ मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, वो किचन में बनते हैं। इसका मतलब ये है अच्छी न्यूट्रिशन से ही बनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी को इतना ज़्यादा कैटाबॉलिक स्टेट में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिकवर ही नहीं कर पा रही तो आप कभी ग्रो नहीं करोगे। अब मेरे क्लाइंट्स बाहर भी, यूएस में भी, मेरे क्लाइंट्स न्यूजीलैंड में भी है, तो मेरी उनसे जब बात होती है कि वहाँ के ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ सीखें उनसे, कोई चीज़ सीखें, कोई नई चीज़ सीखने को मिले, क्या चल रहा है वहाँ पे, तो मोस्टली उनका यही रहता है कि वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो एक वीक में 7 डेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 डेज ही सजेस्ट करते हैं आप ट्रेनिंग करो, बाकी दिन आप रेस्ट करो। क्योंकि उनकी साइंस भी यही है कि बॉडी जब तक रिकवर नहीं करेगी, आप रेस्ट में रिकवरी नहीं करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके हैप्पीनेस वाला हार्मोन और अच्छा कैसे बनाया जाए, उसको बेस्ट कैसे बनाया जाए? क्योंकि मुझे लग रहा है आज के टाइम पे जिस तरह का स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस है या फैमिली का है, रिलेशनशिप का है, इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग का है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। उस चीज़ की वजह से हम इतने ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं? इसमें देखो सिंपल सी ही चीज़ है कि आपने अपना एक गोल सेट किया है, आपने एक अपनी जर्नी सोची है कि मेरे को इस जर्नी पे जाना है, तो वो जर्नी आपकी खुशी मिलनी चाहिए आपको उसमें, आपको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। रोज़ आजकल देख रहा हूँ मैं लड़के ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं एक्सरसाइज करने में कि हमें रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा। हम डाइट भी ले रहे हैं, पूरा उनका लाइफ स्पैन इसी चीज़ में निकल जाता है मोस्टली कि हमें रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आ रहा। वो उनकी जर्नी बन जाती है पूरी स्ट्रेस वाली। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी जो जर्नी है वो स्ट्रेस के लिए आपने इस जर्नी को चूज़ किया या खुश रहने के लिए किया। और आप बोल रहे हो खुशी के लिए एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, डाइट भी अच्छी ले ली, एक्सरसाइज भी अच्छी कर ली, आपने स्पोर्ट्स भी कर लिया, लोगों से बातें भी कर ली। और इसमें एक चीज़ कवर करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं आजकल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाय ना पियो, अनहेल्दी है, बट लोगों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन है चाय की। कोई मैंने देखा है लोग ऐसे वॉशरूम भी नहीं जा पाते सुबह बिना चाय के, और जो शॉपकीपर्स हैं वो चाय के बिना काम ही नहीं कर पाते हैं। तो चाय पियो, आप लिमिटेड पियो। अगर एक चाय के कप पीने से आपके दिमाग की 100,000 टेंशन कम हो जाती हैं, तो बिल्कुल आप चाय पियो, लेकिन लिमिटेड पियो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको थोड़ा सा आप कम करो। लेकिन आपको लगता है हाँ म्यूजिक सुनने से या कुछ भी चीज करने से, किसी को फोन कर दिया, बातें करने से मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वो चीजें नोटिस करो, आपको किन चीजों में खुशी मिलती है, तो वो चीजें करो। अपार्ट फ्रॉम जनरल एक आप जिम चले गए या कुछ हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस अपने लाइफस्टाइल को जानो कि आपको छोटी छोटी चीजों से किन से खुशी मिलती है, तो आप वो करो। ओके सो इसके साथ साथ अभी हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि लोग जिम जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का स्ट्रेस होता है कि यार मेरी बॉडी कैसे जल्दी बने। आपको नहीं लगता आजकल के टाइम पे यूथ बहुत जल्दबाजी में है, हर चीज़ को जल्दी चाहिए? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या लग रहा है आपको? इसका रीज़न आज के टाइम पे सोशल मीडिया, क्योंकि जब हम बॉडी बिल्डिंग करते थे बैक इन 2010, 12, 11, 12, तो तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं। हमारे पास तो ऐसे फ़ोन्स भी नहीं होते थे। मुझे तो याद भी नहीं जो मेरी बॉडी बिल्डिंग जर्नी है प्रेप की, मैंने कोई एक सिंगल वीडियो भी बनाई हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे फ़ोन ही नहीं होते थे। इंस्टाग्राम तो उसके बाद आया, आई गेस इंस्टाग्राम 2015-16 के बाद ही चला है। तो फेसबुक होता था तब, वहाँ पे रील्स वगैरह तो वीडियोस ऐसा कुछ था नहीं। तो आजकल इसलिए ज़्यादा लोगों को जल्दी बॉडी बनानी है कि मैं फटाफट बॉडी बनाऊँ, मेरे को कॉलेज में लड़कों को दिखाना है, मेरे को रील्स डालनी है बॉडी बिल्डिंग वाली, या वैसा कुछ शो ऑफ करना है। बट ठीक है, अगर आपके पास स्पेसिफिक रीज़न है कि आपको क्यों करना है, तो आपको रिजल्ट आएगा, आप उसमें मेहनत भी करोगे ऑब्वियसली। तो वो चीज़ एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख सकते हैं। ओके तो सर आप हमें ये बताओ कि लाइक प्रोटीन्स लेना ज़रूरी है या नहीं? लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए, किस तरह के, इसके बारे में बताइए। आप सप्लीमेंट्स की बात करो, राइट? हाँ जी। देखो, ज़रूरी हम बोलें कंपल्सरी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ऑल्दो आई एम एसोसिएटेड विद ए सप्लीमेंट ब्रांड, मैं ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ एक सप्लीमेंट ब्रांड का। बट मैं आपको बताऊंगा फैक्ट जो है कि कंपल्सरी नहीं है। अगर हमारी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है और हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उस चीज़ को कवर करने के लिए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एडिंग मल्टी वाइटामिन टू अ बैड डाइट विल नॉट मेक इट अ गुड डाइट।
ओके। तो अगर हमारी न्यूट्रिशन भी 100% है, स्लीप भी 100% है, हमारी ट्रेनिंग भी 100% है, और फिर हमें हमारी बॉडी की नीड है, कुछ और एक्स्ट्रा हमारी बॉडी मांग रही है कि हमें और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो वो छोटे छोटे गैप्स फिल करने के लिए हम वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। ओके। कंपलसरी नहीं है, कर सकते हैं, बट ये सेफ भी है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे तो सभी वे प्रोटीन लेते हैं। शेक्स की बात करूँ, हम शेक्स लेते हैं, मेरे मम्मी लेते हैं, पापा लेते हैं, मेरे भाई लेते हैं, भाई भाभी लेते हैं, मेरे वाइफ लेते हैं। हम प्रोटीन शेक्स लेते हैं, पैनकेक्स लेते हैं, आइसक्रीम्स बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी करने के लिए ले रहे हैं। टेस्ट के लिए ले सकते हो आप, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ऐड ऑन कर सकते हो, बट कंपलसरी कुछ भी नहीं है। अच्छा, कंपल्सरी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग नॉट। टू आप देख सकते हो कि आपको यस, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यस। ओके, ऑलराइट। सो आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी ओपन जिम्स खुली हुई हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है कि लोग उसको देख के मतलब वो उस जिम का यूज़ कर पाते हैं सच में, या खाली वो गवर्नमेंट ने ऐसे बनाई है, तो गेम खेल लो, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत टाइम पास कर लो, या उससे सच में लोग बॉडी वगैरह बना पा रहे हैं? आपका क्या ओपन ओपिनियन है? ओपन जिम्स की बात करेंगे तो हम ओपन जिम्स में हम उन्हीं लोगों को थोड़ा-सा कैटेगराइज़ करेंगे जो कमर्शियल जिम्स में नहीं जाते हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ पर वही लोग जा रहे हैं। तो ये हुँ, मैं तो बोलूँगा गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप है। हुँ, मैंने काफ़ी जगह पे देखा है ऐसा, इवन मेरे मोहल्ले में भी 2 ऐसे जिम्स हैं पार्क्स में, ओपन जिम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो वहाँ पर लेडीज़ वगैरह या ओल्ड एज लोग हैं, वो शाम को जैसे वॉक करने आते हैं, तो वो उनका यूज़ कर रहे हैं अच्छा। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से एप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। ओके। आपके करियर में गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट करा है, देखो, गवर्नमेंट से मैंने कभी सपोर्ट माँगे ही नहीं, बट क्योंकि किसी एंड से मिला हो? बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अ स्पोर्ट। पहली तो चीज़, बॉडी बिल्डिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉबी। हुँ, ये आपका शौक है सिर्फ़। ओके। अगर आपका शौक है तो आप क्यों किसी से हेल्प माँग रहे हो? ये हुँ, आपको खुद ही पूरा करना है। आपकी फैमिली आपकी हेल्प कर रही है या आपका पार्टनर आपकी हेल्प कर रहा है, आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं माँग सकते। जी। ओके। आपको लगता है ऐसे बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग में इसलिए भी नहीं जा पाते क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव है, और इस चीज़ की वजह से शायद उनका ये वाला सपना अधूरा रह जाता है? मैं आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हुँ, अगर आपको जनरल फिटनेस करना है, अपनी बॉडी बनानी है अच्छी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला कुछ नहीं है। आप हुँ, नॉर्मल खाना खा के, अच्छा खाना खा के, देखो लोग बोलते हैं बहुत एक्सपेंसिव है, जो लोग वही बच्चे शाम को मोमोज़ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा हुँ, भी खा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक्सपेंसिव है? वही आप अपनी डाइट पे लगाओ इन्वेस्टमेंट। वही आप अपनी नींद तो अच्छी करो पहले। रात भर हुँ, अगर आप फ़ोन चलाते रहोगे, नींद ही नहीं आपको आएगी, तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग को ब्लेम करोगे, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो हम तभी नहीं जा रहे इसमें। आप वो चीज़ें पहले अपनी फिक्स करो, तो ट्रांसफॉर्मेशन उन चीज़ों पे भी हो जाती है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो बिल्कुल बेसिक डाइट लेते हैं, लेकिन जिम में अपना 100% दे रहे हैं, तो मैं उनका पूरा ट्रैक रखता हूँ कि आप अब क्या खा रहे हो, मेरे को फ़ोटो भेजो। तो हमारा पूरा ऐसे चलता है, कितने घंटे कल स्लीप लिया, आपका स्ट्रेस कितना था, पानी कितना पिया है, तो ये सारी चीज़ें पूरी ट्रैक होती है। इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पैसों की। बट लोग आलसी हो गए हैं, लोग करना नहीं चाहते, तो लोग इस चीज़ को ब्लेम करते हैं, यार इसमें तो बहुत पैसा लगेगा। ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है? जो जिम नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि हम चैरी सिंह की बात करें, आप जानते होंगे उन्हें। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे बिना जिम जाए भी क्या हम अपनी फ़िटनेस पे बहुत अच्छा होल्ड कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास पर्पज़ होना चाहिए कोई भी काम करने का। हुँ, अब वो इन्फ्लुएंसर हैं, उनका कोई पर्पज़ है, ओके। या उनका लाइमलाइट में आना पर्पज़ है, या अपनी कोई चीज़ है, कोई टैलेंट है, वो दुनिया को दिखाना, वो पर्पज़ है। और वो उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। हुँ, अगर आपके पास टैलेंट है, आप दुनिया को शोकेस कर रहे हो, आपकी अर्निंग्स भी हो रही हैं, या आपका जो भी मोटिव है, वो उससे क्लियर हो रहा है, वो उससे पूरा हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ओके। आप मिस्टर जे&के रह चुके हो 4 बारी। आप हमें ये बताओ कि अगर मान के चलो किसी को उस कॉम्पिटिशन में जाना है, तो क्या स्टेप्स होते हैं? देखो, स्टेप्स जो बिगिनिंग है, हुँ, बेस तो सबका सेम है। हुँ, आपको पहले अपनी बेसिक न्यूट्रिशन पे काम करना पड़ेगा, ओके। और उसके बाद आप ट्रेनिंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। पहले तो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अगर आप बिगिनर हो, कि ये सालों-साल की गेम है। तो इसको ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ब्रेक हुँ, करो। हुँ। तो पहले आपको इनिशियली समझना पड़ेगा कि सालों-साल की गेम है। हुँ, मैं ऐसा नहीं आज जिम जा रहा हूँ, मैंने किसी की बॉडी देखी है, कॉम्पिटिशन देखा कि सर मेरे को भी 3 महीने में कॉम्पिटिशन करना है। तो पहले तो अगर आप में पेशेंस भी है, तो हुँ, दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जेनेटिक्स की गेम है। ओके। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, और मैं लोगों को समझाता हूँ, लोग कहते हैं सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, हुँ, कि जिनके जेनेटिक्स हैं ही नहीं है, वो सालों साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी उनमें प्रोग्रेस नहीं आ रही, तो उनके जेनेटिक्स नहीं है बॉडी बिल्डिंग के। ओके। प्रोग्रेस इन द सेंस बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। जेनेटिक्स को हम कैसे पहचानेंगे? जेनेटिक्स देखो, ऐसा दरिया कि आप उसमें एक हाथ रख के या टच करके आप नहीं बता सकते हुँ, कि मेरे जेनेटिक्स कैसे हैं। हुँ, आपको पूरा उसमें डुबकियाँ लगानी पड़ेंगी, आपको काफ़ी महीने उसमें 100% देना पड़ेगा डुबकियाँ लगा के, तो ही आपको पता चलेगा कि कितने सुपीरियर जेनेटिक्स हैं आपके। ओके।
तो जब आप जैसे मिस्टर J&K के लिए आपने करा था, बने आप मतलब, हम्म, तो उसका पहला स्टेप तो आपने बताया कि उसके लिए आपको जेनेटिक्स होना ज़रूरी जरूरी है। है। उसके बाद दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप ये है कि आप मिस्टर जे के बन रहे हो या कोई भी कंपटीशन खेल रहे हो, हुँ, उसके बाद क्या? हुँ, ठीक है, आपका एक नाम बन गया, लाइमलाइट में आ गए, आपके पास मेडल आ गए, हुँ, उसके बाद क्या? वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आजकल लोगों को समझाता हूँ। कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे किसी अच्छे कंपटीशन की बात करते हैं हुँ, और शो विनिंग फिजिक की बात करते हैं, तो हुँ, उसमें एटलीस्ट मैं स्टेट लेवल की भी बात कर रहा हूँ, अभी नेशनल पे तो जाएंगे नहीं हम। हुँ, स्टेट लेवल पे ही आपको एटलीस्ट 8 to 10 मंथ्स अच्छे से लगाने पड़ेंगे, जिसके जेनेटिक्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हुँ, और उसमें एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 से 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगी ही होगी। ओके, हाँ, ये एक बार की बात है, वन टाइम। हुँ, उसके बाद आपको फिर से कम्पीट करना है और इससे ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट होगी उसके बाद। हुँ, तो जो सालों-साल कम्पीट किए जा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने आज तक 8 से 10 लाख रुपए लगा दिए इस गेम में, हुँ, तो इसके आगे क्या? हुँ, क्या अर्न कर रहे हो आप इससे? हुँ, तो वो कहते हैं हमें मेडल ही चाहिए बस, और हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। अगर आप बोलोगे मेडल लेके आप घर पे बैठ जाओ, गवर्नमेंट आएगी आपके दरवाजे पे कि ये लो आपको जॉब दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं है हुँ, जे-एंड-के में। हरियाणा में है, पंजाब में है और साउथ में 2-3 स्टेट्स में है। बट आप बोलो कि आपके पास मेडल है, आपको जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे भी बॉडी बिल्डर्स देखे हैं मैंने, वो 15-20 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव, आज तक उनकी जॉब नहीं लगी है। और उनको एसोसिएशन वाले बोलते हैं आप इसमें करते जाओ, हम आपका स्पोर्ट्स कोटा में करवा, स्पोर्ट्स कोटा में कैसे करवा देंगे? जब आपके स्पोर्ट्स कोटा में गेम है ही नहीं है, हुँ। तो आप कैसे जॉब लगवा दोगे? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। आपको नहीं लगता ये नुकसान है यहाँ के, जो लोग मतलब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो चाहते हैं इसमें आगे बढ़ना, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनके लिए एक स्पेसिफिक कोटा नहीं है? हाँ, जे-एंड-के में तो अगर बॉडी बिल्डिंग का देखा जाए कोई कोटा है नहीं है। हुँ, वेट लिफ्टिंग का है, हुँ, तो पावर लिफ्टिंग का भी है, बॉक्सिंग का है, वुशु का है, कराटे का है, ताइक्वांडो का है, स्विमिंग का है, बट बॉडी बिल्डिंग का नहीं है। तो क्या तो इस इस चीज़ चीज़ पे तो हम देखो अपोज़ नहीं कर सकते, ना मैं कोई अपील कर सकता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मेरी बात सुनेगी तो कल ही कोई नोटिस निकाल देगी। बट आपको समझना चाहिए कि आप इस चीज़ में इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वर्थ हैं, अपार्ट फ्रॉम मेडल एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग फेमस। ओके, हाँ, बट आप बोलो क्यों कर रहे हो? हुँ, अगर एक समझदार इंसान है तो मैं उसको बताना चाहूँगा, बॉडी बिल्डिंग इज़ द गेटवे, जिसपे आपके आगे हज़ार और अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाती हैं, बट उनको पहचानना पड़ेगा। अब हुँ, मैं अगर आज यहाँ पर हूँ, मेरा जिम है, मेरा अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, तो बेस तो मेरा बॉडी बिल्डिंग से ही बना है। बट मैंने उस चीज़ को जाना, तो मैं आगे बढ़ा, मैं कोचिंग में आया, मैंने चीज़ें सीखी कि हम इस चीज़ से और क्या कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग को बेस मान के। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे आएँगी, आपको क्या करना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के बाद। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो यूथ है वो बॉडी बिल्डिंग इसलिए भी शुरू करता है क्योंकि उसको मॉडल या एक्टर बनना है? वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए, यार हमारी फ़िज़ीक अच्छी है, तो हमें कहीं न कहीं काम मिल जाएगा। फिर वही वाली बात आ गई कि हम लाइक अपना अच्छा खासा नाम बना लेंगे, पैसे भी अर्न कर लेंगे। ऐसा होता है मतलब हर एक जो बॉडी बिल्ड मतलब हर एक बिल्कुल, के माइंड में बिल्कुल तो होता होता है होगा और ये ना? बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम एक पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके पास रीज़न मिल गया हुँ, कि आपको वहाँ पे पहुँचना है, आपको पहुँचना ही पहुँचना है। अब कैसे पहुँचना है, तो वो आपके पास मिल जाएगा आपको रास्ता, अगर आपका ये डेफ़िनेट होगा कि हाँ, आपको पहुँचना ही है। अब किसी को देख के अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, तो थोड़ा-सा उसकी जर्नी को भी देखो कि कैसे स्ट्रगल किया है, क्या करना पड़ता है और कितना टाइम लगता है उस चीज़ को, और इसमें लक भी हम बोलेंगे, लक की भी गेम है। किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है। तो ये लक की भी गेम है। बाकी हाँ, किसी को देख के इंस्पायर होना कि मैंने अगर इसने ये चीज़ किया मैं भी करूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसको रीज़न मिल जाता है कुछ करने का। कितना कॉम्पिटिशन है इस फ़ील्ड के अंदर? कितना कॉम्पिटिशन है, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हर साल इंडिया में एक अप्रॉक्सिमेट मैं आपको आपको फ़िगर बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटिशन्स। हुँ, नेशनल, स्टेट की बात नहीं करूँगा। ओके, नेशनल्स एट लीस्ट 15 टू 20,000 एथलीट्स हैं जो प्रेप करते हैं नेशनल्स की, ओके, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटिशन्स। हुँ। 20,000 लोगों में से एक बंदे की भी जॉब नहीं लगती, शायद 2-3 साल में किसी एक की लग जाए। तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोबेबिलिटी है 0.001% कि हुँ, आपकी जॉब लगेगी बॉडी बिल्डिंग से। चाहे हुँ, आप नेशनल भी खेल रहे हो, स्टेट की बात नहीं कर ओके। रहा हूँ। तो इसका इतना स्कोप है। तो फिर बॉडी बिल्डिंग करने के बाद मेरी अच्छी खासी फ़िज़ीक बॉडी बन गई, बट इफ आई टॉक अबाउट करियर, मेरे पास अच्छा खासा पैसा कैसे आएगा? क्योंकि लेटर ऑन मुझे लॉन्ग लास्टिंग में तो पैसा मुझे चाहिए चाहिए सर्वाइव के लिए, आगे मुझे बढ़ना है। तो मेरे को तो पैसे कमाने के वेज़ भी तो चाहिए ना? आपने बोला जॉब के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे तो मतलब
बहुत कम चांसेस हैं। फिर 0.001% करेगा क्या वो प्रोबेबिलिटी है। इंसान? फिर उसको ऐसे नहीं रियलाइज होगा 10 साल के बाद कि यार मैंने तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया, इससे बेटर होता मैं कुछ और कर लेता, मैं स्पोर्ट्स में ही चले जाता या इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ऐसे भी तो रियलाइज होता होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को। इसमें एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि मेरी अच्छी खासी बॉडी बन गई है, तो मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा इस स्पोर्ट हम्म को लेके। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी बनाई है आपने अपने लिए। हम्म बॉडी बनाना इज़ नॉट क्रैकिंग अ गवर्नमेंट एग्ज़ाम। हम्म अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई जॉब ही लेनी है, आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम क्रैक करो। आपने बॉडी बनाई है अपनी खुशी के लिए। तो वो तो देखो, कोई स्पोर्ट्समैन किसी पे एहसान नहीं करे कि मैंने बॉडी बनाई है, मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही। तो वो हम गवर्नमेंट को पूछ नहीं सकते। हाँ, कैसे आगे बढ़ा जाए इस बॉडी को लेके? जैसे मैंने बताया, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेटवे ऑफ थाउज़ेंड्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। हम्म तो आपको जानना पड़ेगा कि आपका टैलेंट क्या है। ओके उस चीज़ को आपको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा विद टाइम। आपको कोचिंग में जाना है, या आपको एक मॉडलिंग में जाना है, या इन्फ्लुएंसर बनना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लुएंसर जो है आज के टाइम पे, अच्छे इन्फ्लुएंसर की बात करूँ जो किसी रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड हैं, हम्म तो एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को, नॉर्मल एक जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट फिल्म स्टार्स और हम्म सेलिब्रिटीज़, 5 टू 10 के मिलता है एक सिंगल पोस्ट का, हम्म इंस्टाग्राम की। हम्म तो देखो आप कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है। एक सिंगल स्टोरी का 2 टू 3000 मिलता है। ये तो सोशल मीडिया की देन है, जिस चीज़ की बिल्कुल। वजह से हर इंडस्ट्री में, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं करेंगे, कहीं पे भी अगर आपका अच्छा खासा आपने उसको एस्टेब्लिश कर दिया है, तो आप भूखे नहीं मर सकते, आपके पास पैसा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, मेरे को इतने तो याद नहीं है, आप बताओ उन सारे अवार्ड्स की क्या क्या खासियत है और कब कब मिले आपको वो। देखो, फर्स्ट मेरे को जो मिला था स्वाभिमान अवार्ड्स, ओके वो बेस्ट फिटनेस कोच ऑफ इंडिया का अवार्ड था। ओके तो उसमें मतलब एलीट क्लास के जो एथलीट्स हैं या हम्म एलीट क्लास के कोचेज़ हैं, वो जो अवार्ड है वो हर एक फील्ड का दिया जाता है। बेस्ट ओके जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, हम्म बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर, बेस्ट ओके फिटनेस कोच ऑफ द ईयर, हम्म बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर। तो वो हर एक चीज़ में कैटेगराइज़ होता है। तो मुझे 2022 में वो अवार्ड मिला था। ओके तो उसके बाद मेरे को इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मेरा नाम है। सो अब जैसे एक बॉडी बिल्डिंग होता है, आपकी अच्छी खासी फिजिक है, अच्छी खासी पर्सनालिटी है, अच्छे दिखते हो, तो लड़कियों की तरफ से लाइक कुछ मैसेजेस या ऐसे प्रपोज वगैरह होता ही होगा, कैसे देखो, हैंडल करते हो इन सब पहली तो चीज़ों चीज़ को? हैंडल कैसे करते हो? हैंडल खुद ही हो जाता है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, मैरिड हाँ, तो फिर आप तभी आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे तो पा रहे मैं हो। आपको बताऊँगा, हम पहले जाते हैं आज से 10-12 साल पहले, हाँ। जब ये चीज़ मैं थोड़ा-सा यंग था और ये चीज़ें थी। हुँ, मैं यूथ को ये एक बताना चीज़ें चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर तो आप इन चीज़ों में जाते हो हुँ, कि हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं या किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा टाइम वहाँ इन्वेस्ट करें, आप अपनी जर्नी में पीछे रह जाओगे। हुँ, आपको 110% अपनी जर्नी में देना ही पड़ेगा। ये चीज़ें सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शन है। आपको ओके, अपनी जर्नी में फ़ोकस रहना पड़ेगा। कोई क्या सोच रहा है, कोई हमें मैसेज कर रहा है, हम कैसे दिख रहे हैं लोगों के आगे, ये एक एथलीट नहीं सोचता। हाँ, मॉडल सोचता है, इन्फ्लुएंसर सोचता है, बट एक एथलीट होगा, जिसको कहीं पहुँचना होगा, वो चीज़ें सोचता ही नहीं है। ओके। आपको क्या लगता है कि अगर कोई यूथ लाइक आपका मैसेज देना है आपको, मान के चलो किसी को कोचिंग इंडस्ट्री माने, तो उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किस तरीके से वो एंटर कर सकता है और उसमें अच्छा खासा सफल हो सकता है? देखो, लाइव एग्ज़ाम्पल तो मैं ही हूँ। ओके। मैं पहले एथलीट था, तो मैं कोचिंग में आया हूँ। हुँ, तो कैसे आना कोचिंग में? उसके लिए पहली चीज़, आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। ओके। ये तीनों चीज़ें गेन करने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा, आपको थोड़ा-सा पढ़ना भी पड़ेगा, हुँ, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मार्केट सर्वे करनी पड़ेगी कि फ़िटनेस इंडस्ट्री में क्या-क्या चल रहा है। और ये 3 चीज़ें भी अगर आपने सीख ली, हुँ, तो चौथी चीज़ है, जो एक एलीट क्लास के लिए, सिर्फ़ एलीट क्लाइंट्स के लिए और एलीट ट्रेनर्स के लिए ही है, वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ओके। आपकी ग्रूमिंग कैसी है। अब हुँ, कोई बोलेगा कि हम ट्रेनर हैं, हमें ग्रूमिंग की क्या ज़रूरत है? ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इफ अ पर्सन इज़ पेइंग यू 20 टू 30 के हुँ, फॉर अ मंथ और 2 मंथ्स, हुँ, तो वो एक हर एक चीज़ नोटिस करेगा आप में। अगर आपके कपड़े साफ़ हैं नहीं, आपकी हाइजीन प्रॉपर है नहीं, आपका हेयर हुँ, स्टाइल प्रॉपर है नहीं, आपकी बियर्ड हुँ, प्रॉपर है नहीं, आपके शूज़ साफ़ है नहीं, आपसे स्मेल तो नहीं आ रही, हुँ, आपसे अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, हुँ, बट वो चीज़ आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो अपने हुँ, क्लाइंट को, वो चीज़ समझा ही नहीं पा रहे हो, वो आप समझा रहे हो कुछ, वो कर रहा है कुछ, हो रहा है, बट आप बोलो मेरे को नॉलेज तो है, बट मैं दे नहीं पा रहा हूँ। हुँ, तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग अक्सर बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, हुँ, तो इसमें मैं बोलूँगा अप्लाइंग नॉलेज इज़ पावर। हमारे पास यहाँ पर अगर अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली है, हुँ, तो इसमें मैं 4 चम्मच चीनी डाल दूँगा, हुँ, तो मैं बोलूँगा मुझे पता है चीनी खराब है मेरे लिए, लेकिन मैं पी रहा हूँ, तो वो तो नॉलेज का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जी, हाँ, और कोचिंग में सक्सेसफुल कैसे बना जाए?
आपको देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और पढ़ना पड़ेगा आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। आजकल लोग मिसकंसेप्शन में इसमें ये है कि जिसकी अच्छी फिजिक है, जो एथलीट है, वही अच्छा कोच है, हुँ, वही अच्छा ट्रेन कर सकता है। ऐसा मोस्टली नहीं होता। हुँ, कोचिंग इज़ टोटली डिफरेंट। आप वर्ल्ड के अभी टॉप 5 कोचेज़ देखोगे वर्ल्ड के, हुँ, किसी की भी फिजिक वैसी नहीं कि सिक्स पैक हैं या रिप्ड बॉडी है बहुत ज़्यादा, हुँ, बट दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने हज़ारों लोगों को ट्रांसफ़ॉर्म किया है। हुँ, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ेंगी, उसके आप यहाँ से नॉलेज ले सकते हो, आपको कोर्सेज़ करने पड़ेंगे। मैं आपको बताऊँगा बैक इन 2019 हुँ, और 18 हुँ, मैंने अपनी फर्स्ट वर्कशॉप की थी। तो उस टाइम पे मेरे पॉकेट मनी से मैंने वो वर्कशॉप बहुत एक्सपेंसिव थी उस टाइम ओके, के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 डे वर्कशॉप थी वो, ओके, 35,000 की। ओके, तो मैंने सोचा कि 35,000 एक दिन का देना मेक्स नो सेंस। हुँ, बट मैंने वहाँ पे बात की जो मैनेजर थे, जो जो कोच थे जिन्होंने डिलीवर करनी थी वर्कशॉप, तो हुँ, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, "अक्षत मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, ये 35,000 आगे जाके आप लैक्स में बनाने वाले हो, जो हुँ, चीज़ें आप आज सीखोगे।" हुँ, तो मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। तो हुँ, दिल्ली में वर्कशॉप थी, हुँ, तो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें, मैंने गया वर्कशॉप पे, तो वो मतलब आई ओपनिंग वर्कशॉप थी। ओके, लोग सीख के ही राज़ी नहीं हैं। हुँ, वहाँ से ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मैं आज भी अप्लाई कर रहा हूँ और मैं ग्रो कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोच के, उन चीज़ों से सीख के। तो आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ईसा का मैंने कोर्स किया, वो अप्रॉक्सिमेट मेरे को 90,000 टू 1 लाख का कोर्स था। तो वहाँ पर भी मैंने इन्वेस्ट किया और फिर मैंने उसके बाद काफ़ी वर्कशॉप्स की, बॉस अकेडमी का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हुँ, तो वो अकेडमी की मैंने ऑलमोस्ट सभी वर्कशॉप्स की हैं। एनाबॉलिक्स पे की है मैंने, ड्रग्स पे पढ़ाई की है, एनाबॉलिक्स पे की है, कॉन्टेस्ट प्रेप पे की है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे की है, एडवांस फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन पे की है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्स किए हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप सीखोगे नहीं, आप काम नहीं कर सकते। आप बोलो मैं देख के सीख जाऊँगा सब कुछ, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा और कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैं आपको बताऊँ एलीट क्लास की बात करूँ, वो अच्छे कोचेज़ को एट लीस्ट 20 टू 30,000 पर मंथ भी दे रहे हैं। हुँ, मेरे पास भी ऐसे हैं बंदे जो इतना पे कर सकते हैं और कर रहे हैं। हुँ, तो कोचिंग एक बहुत बढ़िया है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग के बाद कुछ करना है, आपको इसी फ़ील्ड में रहना है, इसी फ़ील्ड से आपको प्यार है, लगाव है, बट आपको कुछ और करना है, कुछ अर्न भी करना है, तो थोड़ा-सा कोचिंग की तरफ शिफ्ट हो, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी-सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा-सा सर्वे करना पड़ेगा। ओके। आपको कभी इसका ऑफ़र नहीं आया कोई मॉडलिंग का या कोई मूवी-वूवी का कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप देखने में अच्छी खूबसूरत हो, तो कभी हुआ नहीं ऐसा क्या आपके करियर में? करियर में अक्सर मेरे को आता था मॉडलिंग ऑफ़र, हुँ, इवन आज भी आते हैं, बट हुँ, मेरा वो प्रोफ़ेशन है नहीं है। अच्छा। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ, उस टाइम पे स्पेशली जब मेरी पूरी रिप्ड बॉडी थी, मैं कम्पीट करता था कॉन्टेस्ट में, हुँ, तो मेरे को यही था कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। हुँ, क्योंकि वहाँ पे नेम एंड फेम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरा बॉडी बिल्डिंग जिससे मेरे को प्यार है, हुँ, कि मेरे को अपने आप को खुद को स्टेज पे देखना है, मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड चाहिए, तो वो चीज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। ओके, तो मेरे को यही रहता था हमेशा। अच्छा। सो आज के टाइम पे आपका क्या दिनचर्या रहती है? मतलब किस तरीके से आप अपने प्लान करते हो डे बताइए थोड़ा-सा? मैं मॉर्निंग अप्रॉक्सिमेटली 4:30 टू 5 एएम में उठता हूँ। तो मैं पहले फर्स्ट मील लेता हूँ अपनी, हुँ, फिर शावर वगैरह लेके मैं पूजा करता हूँ घर पे। तो उसके बाद मैं जिम चले जाता हूँ। मैं अप्रॉक्सिमेटली 6:30 टू 7 एएम मैं जिम पहुँच जाता हूँ, तो वहाँ हुँ, पर पूजा करता हूँ। तो वहाँ पर अपने भाइयों को एक्सरसाइज़ करवाता हूँ। उसके बाद मेरा वर्कआउट होता है मॉर्निंग में ही अप्रॉक्सिमेटली 8:30 एएम। तो वो वर्कआउट ख़त्म करके फिर थोड़ा-सा भाइयों की हेल्प करके फिर मैं घर आता हूँ, थोड़ा-सा रेस्ट होता है। तो उसके बाद मील्स वगैरह लेके, थोड़ी रेस्ट लेके फिर हम शाम को निकल पड़ते हैं वापस जिम। ओके, तो जिम से मैं अप्रॉक्सिमेटली 8:30 टू 9 पीएम मैं वापस आ जाता हूँ। ओके। आपको क्या लगता है कि सुबह एक इंसान को कितनी जल्दी उठना चाहिए और रात को कब सोना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूथ क्या है, सुबह लेट उठता है और रात को लेट सोता है। जबकि हमारे बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि सुबह ना जल्दी उठ के ना पढ़ा करो। जितने जल्दी उठोगे उतने आपकी माइंड शार्प होगा। बट आज के टाइम पे टोटली रिवर्स हो गया है। रात को लेट नाइट तक शायद पढ़ाई करेंगे बट सुबह मतलब सूरज उठने के बाद वो उठेंगे। तो इस पे आपका क्या पॉइंट देखो ऑफ व्यू है? बेस्ट टाइम है उठने का कि सनराइज़ से पहले आप उठो। उसका हुँ, रीज़न ये है, जैसे हमारे एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है कि सनराइज़ जब होती है, यू हैव टू सी द हॉराइज़न। हुँ, उसमें से जो पॉज़िटिव एनर्जीज़ आपको मिलती हैं ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली आपकी ब्रेन के लिए। जैसे आपने बताया कि बोलते हैं हमारे बुज़ुर्ग कि सुबह उठ के पढ़ो। हुँ, इसीलिए वो सुबह इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाती है हमारी माइंड की, इतना पीस ऑफ माइंड होता है हमें कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं या जो भी चीज़ सोचते हैं, हुँ, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ रियलिटी में होती है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है सनराइज़ से पहले ट्राई करो उठने की।
अगर आप 8 बजे उठते हो, ट्राई करो 7 बजे उठने की। 7 बजे जो उठते हैं, थोड़ा सा जल्दी ट्राई करो, वो थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए। और रात को आपको देखो टाइम से सोना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको नींद पूरी करनी है अपनी। हाँ, कईयों की जॉब इतनी ज़्यादा हेक्टिक है कि 10, 11, 12 बजे ही फ्री होते हैं, तो देखो उनका लाइफ़स्टाइल है वो, उसमें हम तो कुछ फिक्स कर नहीं पाएँगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। लेकिन जिनके पास ऑप्शन है, जो 7, 8, 9 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर उनको टीवी भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो थोड़ा-सा अवॉइड करो। ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप 9 बजे ही सो जाओ, थोड़ा करके टाइम स्पेंड अपना कम करो, क्योंकि जब आपका मून आना स्टार्ट हो जाता है, तो एनर्जीज़ वो, जैसे मैंने आपको बताया, मेलाटोनिन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए, हुँ, तो आपको उसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए उस हार्मोन का, ताकि ओके, आपकी बॉडी की अच्छी रिकवरी हो सके और आप सुबह जब उठ रहे हो, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप उठो। ओके। बहुत सारे लोग घर पे मतलब वुमेन्स घर पे वर्क करती हैं, काम करती हैं पूरे दिन में। वो अपनी बॉडी को किस तरीके से फिट रखें? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जो एज्ड वुमेन है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ लग चुकी है, बीपी हाई है उनका, शुगर की प्रॉब्लम है, डिफरेंट-डिफरेंट। क्योंकि मेरे को लगता है कि किसी को भी अगर अगर कोई बीमारी हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो फिट नहीं है। तो वो अपनी फिटनेस को कैसे अच्छा बनाए रखे? देखो, वुमेन्स की बात करेंगे हम, मेरे हिसाब से तो वुमेन सबसे ज़्यादा फिट होनी चाहिए, क्योंकि वो हुँ, घर का सभी काम करती हैं और पूरा दिन काम करती हैं बट वो। फिर भी नहीं है ना? फिर भी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ों को ओवर कर देती हैं और उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो पाती है। उनको पहली तो चीज़ अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें। हाँ, जिनको जैसे आपने बताया डायबिटिक्स हैं या थायरॉइड की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप फास्टिंग स्टार्ट करो। ओके। फास्टिंग मतलब सबसे बेस्ट क्योर है हर किस एक तरह की बीमारी का। फास्टिंग? आप वीक में 1 एक एक दिन स्टार्ट कर लो फास्ट रखना। हमारे ओके। जैसे एंशिएंट टाइम से चल रहा था, वो हुँ, फास्टिंग रखते हैं, तब रीज़न ये होता था शायद कोई भगवान से रिलेटेड हम फास्ट रख रहे हैं। हुँ, लेकिन उसका दूसरा रीज़न, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न, ये था कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। हुँ, अब देखो, नवरात्रों का भी मेन पर्पस यही होता है। हुँ। भगवान भी यही चाहते हैं कि आप 7, 8, 9 दिन ना खाओ कुछ, सिर्फ़ फ्रूट्स खाओ और पानी पियो, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके। डिटॉक्स हो सके मतलब कि आप शुद्ध हो जाओ, फिर मेरे पास आओ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि फास्टिंग करते हैं लोग आज के टाइम पे, लेकिन वो फास्टिंग उस तरह की फास्टिंग नहीं होती जिस तरह की करनी चाहिए। क्योंकि उसके बीच में वो दूध पी रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं या मतलब जो फास्टिंग की कुछ नई चीज़ें बनी होती है खाने के लिए, वो ले रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि फिर भी तो वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इनटेक तो ले ही रहे हैं, वो हेल्प ही नहीं करेगी देखो, जो उनको? आपने फास्टिंग बताई, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली लोग, मोस्टली लोग वही कर रहे हैं, और वो फास्टिंग थोड़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। हुँ, क्योंकि जाने-अनजाने में हम जितनी कैलोरीज़ नॉर्मल डेज़ में खा रहे हैं, उससे ज़्यादा कैलोरीज़ खा लेते हैं। हुँ, पकोड़े ज़्यादा खा रहे हैं, जूस ज़्यादा पी रहे हैं, फ्रूट ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो चीज़ हमें थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। फास्टिंग जो मैंने आपको बताई, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% ऑफ पॉपुलेशन जिनको बीमारियाँ हैं, हुँ। तो वो अगर आप हफ्ते में 1 दिन भी फास्ट रखोगे, कुछ भी नहीं खाओ, सिर्फ़ पानी पियो, कुछ नहीं होगा। लोग बोलेंगे वीकनेस हो रही है, कुछ भी नहीं होता है। आपकी आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ठीक हो जानी है। मैं आपको ना इसका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हुँ, हुँ। करता हूँ। लास्ट ईयर नवरात्रे थी, तो मैंने नवरात्रे की फास्ट करना शुरू करा। तो जिस दिन मैंने काफ़ी देर के बाद मतलब फास्ट रखना शुरू करा, तो मैंने फर्स्ट मेरा फ फ फ ये जो व्रत था, उसपे मैंने क्या करा, पहले ही 12 बजे तक मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने सोचा छोड़ो यार ये कुछ नहीं मैं खाता हूँ। फिर नॉर्मल लेकिन हो गए होगे। आई ट्राई टू कंट्रोल, हुँ, मैंने कंट्रोल करा 6 बज गए, उसके बाद मेरे को भूख लगना बंद कुछ हो नहीं गई। और मेरे अंदर जो नॉर्मल डे में एनर्जी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी उस दिन एग्ज़ैक्टली, थी। एग्ज़ैक्टली। तो फिर मैंने रिसर्च करा उसके बारे में कि फास्टिंग किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो 24 आवर्स तो बेटर है, लेकिन अगर आप 48 आवर्स की फास्टिंग करोगे ना, वो आपको और एनर्जी देगा। तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि ये फास्टिंग तो हेल्प करता ही करता है, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। लेकिन हम बात कर रहे थे वही कि वुमेन्स वर्कआउट कैसे करें? वो जिम भी नहीं जा पा रही हैं क्योंकि वो घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो आपको लगता है कि यार उनको एक्सरसाइज़ कुछ करनी चाहिए या उनको योगा पे ध्यान देना चाहिए? देखो, योगा या मेडिटेशन या हम ऐसे कुछ भी कह लें, बहुत अच्छी चीज़ है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अब देखो, वुमेन की बात की आपने, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं को होता है। हुँ, बच्चों का स्ट्रेस, घर कैसे चलाना उसका स्ट्रेस, किसने खाना खाया नहीं खाया, कोई टाइम पे आ रहा नहीं आ रहा, कोई घर पे बीमार पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वुमेन को होता है। तो योगा या मेडिटेशन या आप बोल लो कपालभाति, अनुलोम-विलोम, ये बहुत अच्छी एक मेडिकेशन है, हुँ। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेस ही बीमारी है, जो स्ट्रेस ही है आगे जाके 100 बीमारियों को और जन्म देती है। अगर आप अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर लोगे ना, आपको फ़ीवर भी होगा या कहीं पेन भी होगी, लेकिन आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, वो बीमारी खुद ही आधी वैसे ही मर जानी है। तो इसको स्ट्रेस कंट्रोल करो अपना। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना आज के टाइम पे एक बहुत फैंसी वर्ड है जिसको बोला जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन, व्हाट इज़ डिप्रेशन? देखो डिप्रेशन कुछ नहीं है, चलो 1% हम मान भी लें किसी को, बट जैसे आपने बोला ट्रेंड चल गया कि डिप्रेशन है, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया गर्लफ्रेंड डिप्रेशन हो गया, या एग्ज़ाम में नंबर कम है डिप्रेशन हो गया। मैं तो कहता हूँ, आप डिप्रेशन है जिसको, आप जिम जाओ, एक्सरसाइज़ करो, फिर देखो कहाँ जाता है डिप्रेशन। एंग्ज़ायटी है। ऐसे बोलते खत्म। हैं जैसे बहुत सारे कभी मतलब हमारे कोलीग्स होते हैं, सर मुझे ना बड़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही है। मैंने भाई एंग्ज़ायटी होती क्या है?
मैं बोल रहा हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है ना, आप आधा 1 घंटा जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, उसके बाद देखो क्या फील हो रही है, एंग्जाइटी फील, डिप्रेशन कहाँ गया आपका। लेकिन वो ऐसे बोलते हैं सर, जब तक हम वहां हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर जब हम वापस आ जाते हैं ना, फिर से दोबारा हमें थोड़ा हो सा जाता आपको है। अपना माइंडसेट अपना सही करना पड़ेगा। ये वही मेडिटेशन की गेम है। आपको ओके। थोड़ी देर, आप आधा घंटा मेडिटेशन करो, योगा करो, थोड़ा पीस ऑफ माइंड अपना रिलैक्स करो। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा बोरिंग भी है योगा करना। मैं कहता हूँ जो इंसान आंखें बंद करके बिना कुछ बोले, आंखें बंद करके 20 मिनट भी बैठ गया ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। बट इतनी पेशेंस नहीं है, 20 मिनट इज नथिंग। बट इतनी पेशेंस भी किसी में नहीं है कि आंखें बंद करके बिना बोले कोई कमरे में 20 मिनट बैठ गया, कोई भी नहीं कर सकता। ये वही बात होगी ना कि फोकस नहीं है इंसान, फोकस, फोकस, एग्जैक्टली। और पेशेंस, जो पेशेंस। कि हमने बात करी थी आपकी ने जिम में, कि लोग बहुत जल्दी चाहते हैं हर चीज को, बॉडी हम्म। पेशेंस नहीं है। हम्म। तो आपको क्या लगता है पेशेंस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक ओवरऑल एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर जो वर्क करना है उसके लिए पेशेंस कितनी जरूरी है? क्योंकि पेशेंट नहीं है हम, तभी तो उस चीज की वजह से एंग्जाइटी हो रही है हमें, या हमारी कोई भी काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आपके पास, क्योंकि आप ऑब्वियसली लोगों को ट्रेंड करते हो, तो ऐसे बच्चे आते होंगे जो बोलते होंगे यार हर चीज मुझे तुरंत चाहिए, पेशेंट की कमी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें तो होती होंगी ना, तो आप उनको क्या सोल्यूशन देते हो? देखो, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि पेशेंस नहीं है लोगों में, हम्म। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें एनजाइटी हो रही है, कि हमें जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है। उनका ऐसा रहता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ईविल है कि लोग देख रहे हैं हमें, यार हमारी बॉडी नहीं बन रही, यार हमारे एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, यार हम ग्रो नहीं कर रहे, हमारा बिजनेस ऐसे चल रहा है। उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बनी हुई, बट वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो उस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं और खुद को जज कर देते हैं कि लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। उस वजह से उनको स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना, प्रॉब्लम होती 5% है, बट 95% हम उसको ये बना देते हैं कि लोग इस प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं और उस पर आप कैसे रिएक्ट करें, वो ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए आप खुद पे थोड़ा फोकस करो। और जिम की बात करेंगे, आप प्रोग्रेशन अपनी ट्रैक करो कि आप 3 महीने पहले कहाँ थे, आज कहाँ पे हो। हाँ, प्रोग्रेस तो हो रही है, तो वही सोचो। ये नहीं सोचो कि किसी थर्ड पर्सन की इतनी ज़्यादा बॉडी है तो वो मुझे देखेगा, मुझे जज करेगा, यार मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है, यार वो मेरे को, मेरे फोटोज़ पे लाइक नहीं आ रहे, मेरे रील्स पे कमेंट्स नहीं आ रहे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी ने ब्रांडेड कपड़े पहने, यार मैंने क्यों नहीं पहने। वो आपका खुद आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग कुछ नहीं कह रहे हैं आपको, वो आपका खुद बनाया हुआ स्ट्रेस है। तो उस चीज़ को पहले मारना पड़ेगा आपको। ओके। आज के टाइम पे ज्यादा फोकस्ड मेल हैं या फीमेल बॉडी बिल्डिंग के लिए? अभी राइट नाउ तो मेल ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और आज से अगर हम 10-12 साल पहले देखें, फीमेल तो कहीं थी ही नहीं बॉडी बिल्डिंग, बहुत ही मतलब 0.5% थी। इंडिया में तो बहुत कम थी, लेकिन आजकल एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आप किसी जिम में जाओ तो देखो, वहाँ पर आजकल लड़के और लड़कियों की मतलब सेम ही पॉपुलेशन होती है ऑलमोस्ट। अब मैं अपने जिम की बात करूँगा, काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स आती हैं, अच्छा लगता है, फैमिलीज आती हैं। लेकिन आज से 10 साल पीछे आप चले जाओ, गर्ल्स कहीं थी नहीं जिम में। अगर कोई एका दुक्का जिम था भी, तो उधर बोलते थे कि गर्ल्स की सेपरेट टाइमिंग मांगते थे कि लड़कों के साथ वर्कआउट नहीं करी। आजकल लड़कियां भी ज़्यादा वर्कआउट में आ रही हैं। और जैसे सोशल मीडिया बोला, अगर हम उसको अच्छे तरीके से लें, सोशल मीडिया को, गर्ल्स को फोटोज़ डालनी है, अपनी प्रोग्रेस दिखानी है, उनको भी अच्छा लगना है। क्योंकि देखो, आप फिट हो ना, तो ही आप लिट हो। अगर आप फिट दिख रहे हो तो ही आपकी मतलब, आप कोई अगर मॉडल हो तब भी ब्रांड वैल्यू आपकी तभी है। इसलिए गर्ल्स और बॉयज़ का मैं कंपेयर करूँगा कि बॉयज़ का अभी राइट नाउ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बट आने वाले टाइम में ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। गर्ल्स को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जिम्स हमारे बहुत अच्छे हैं जम्मू में, बहुत ही कोऑपरेटिव जिम्स हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके। कोई ऐसा मैसेज यूथ के लिए कि उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने करियर से लेके हेल्थ को लेके, बताइए आप। देखो, चीज़ों का ध्यान, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। कोई भी करियर है, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस है, कॉर्पोरेट जॉब है, आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अब मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, तो ये कुछ दिन की या कुछ महीनों की गेम नहीं है। ये सालों साल की गेम है, ये एक मैराथन है। ये कोई रेस नहीं है कि आप जल्दी भागे तो जल्दी पहुँच गए तो जीत गए। ये मैराथन है जो आपको सालों साल चलानी पड़ेगी। और एवरी डे, एवरी मील काउंट्स। हर दिन, हर एक मील में आप एक-एक बाइट आपकी, वो आपको आपकी जर्नी की तरफ लेके जा रही है। अगर आप बोलो मैं आज चीट कर देता हूँ, तो आप समझ लो आप अपनी जर्नी में एक स्टेप पीछे रह गए किसी और से। तो आपको फ़ोकस्ड, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आहिस्ता-आहिस्ता, छोटे-छोटे एफर्ट्स, योर बॉडी विल रिवॉर्ड यू। अब मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं मैसेज करता हूँ कि क्या खाया आज? कभी वो चीट मील करते हैं, सर 1 दिन खाने से कुछ नहीं होगा, सर आज मूवी देखने चले जाएँ, मील नहीं खाएँगे, कुछ नहीं होगा, 1 दिन से क्या ही हो जाएगा? तो मैं उनको समझाता हूँ कि 1 मील जो आप स्किप कर रहे हो ना, वो आपके साथ वाला 1 मील ले रहा है और आपसे 1 स्टेप आगे जा रहा है। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। चीट मील के बारे में बताओ, लोग बोलते हैं आज हुँ। मेरा चीट डे है। क्या देखो, होता है चीट ये? मील तो लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमने बड़े दिन से डाइटिंग कर दी, आज चीट मील है। चीट मील का एक पर्पज़ होता है
क्या जब पर्पस है? जब आप एक्सट्रीम डाइटिंग करो तो वहीं पे चीट मील पहले तो चीज़ अप्लाई होता है। नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए चीट मील कुछ भी नहीं है। ओके। एक्सट्रीम डाइटिंग कर रहे हो, एक्सट्रीमली लो कैलोरीज़ हैं, जो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हुँ, हूँ, तो आपकी बॉडी ना थोड़ा स्ट्रेस में ज़्यादा आना शुरू कर देगी। सेम फूड और लो कैलोरीज़ हम खाए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को और ज़रूरत है, हमारी ग्लाइकोजन डिप्लीट हो हुँ। गया, तो हमें कुछ हैवी मील की ज़रूरत है। तो वहाँ पर चीट मील ऐड होता है और लेकिन उसमें भी कैलोरीज़ वगैरह काउंट होके होती हैं कि आपकी बॉडी को फुल करने के लिए, आपके मसल्स को फुल करने के लिए कितने खाने की ज़रूरत है, तो लेकिन वो चीट मील होता है। लेकिन मैं ये तो देख रहा हूँ कि किसी ने नया-नया जिम जाना शुरू कर दिया है, हफ्ते 2 हफ्ते हुए नहीं हैं, तो हम बोलते हैं यार चलो आज मोमोज़ खाते हैं। हाँ यार, आज तो सैटरडे है, मेरा तो चीट डे है। तो मतलब क्या है ये? मतलब कहीं न कहीं कोई भी आके हर एक को ये चलो ट्रेंड बन गया हुआ है, हम इसको चीट डे का। थोड़े पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। अगर वो किसी दिन चीट डे ले रहा है तो उसके माइंड में ये भी रहेगा ना, चल मैं 5 दिन 6 दिन डाइटिंग कर लूँगा। ओके, तो इसको हमें थोड़ा-सा पॉजिटिव तरीके से भी सोचना चाहिए, ठीक भी है ये। ओके। आपने देखा होगा सर, बहुत सारे लोग ना मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं और बहुत सारे लोग इवनिंग में करते हैं। तो आप हमें ये बताओ कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन-सा है? क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिथ है कि यार नहीं, हम तो शाम वाला करेंगे, कुछ बोलते हैं हम तो मॉर्निंग वाला करेंगे। तो बेस्ट टाइम आप पूछ रहे हो, बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का वही है, वो 40 मिनट्स, वो 50 मिनट्स जब आप अपना 100% दे सको। ओके। चाहे वो मॉर्निंग है, चाहे वो इवनिंग है, चाहे वो नाइट है, चाहे वो कुछ भी है। हुँ, जब आप अपना 100% देने को रेडी हो, हुँ, मेंटली, फिज़िकली, वही आपके लिए बेस्ट टाइम है। बाकी आप कंपेयर करो मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, मेरे हिसाब से मॉर्निंग वर्कआउट थोड़े ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हुँ, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे हमने डिस्कस किया अभी टेस्टोस्टेरोन पे हमारे पीक पे होते हैं, तो हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है हुँ, एक्सरसाइज में, हुँ, और हमारा माइंड इतना ज़्यादा उस टाइम पे बिज़ी नहीं होता चीज़ों को सोचने के लिए। जैसे आप शाम को आओगे, दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं और हुँ, आपकी बॉडी भी थोड़ी-सी थक गई होती है, हुँ, और उस टाइम पे आपका बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा होता है और मेलाटोनिन जस्ट रिलीज़ होने की तैयारी में होता है। तो उस हुँ, टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज कर दोगे, तो आपका मेलाटोनिन जो रिलीज़ है, वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। उसके बाद नींद तो आपको आ जाएगी उस टाइम पे, लेकिन आपकी थोड़े टाइम बाद फिर से नींद खुल जाएगी। हुँ। ये अक्सर लोगों में लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आती ही आती है। रात को उनकी 1, 2, 3 बजे बीच में बार-बार हर रोज़ नींद खुल रही है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। और डॉक्टर्स भी ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हुँ, उनका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया हुआ है इवनिंग हैवी लोड्स लेने की वजह से। तो मॉर्निंग वर्कआउट थोड़े से ज़्यादा बेटर रहते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे हमारे जो बड़े लोग होते हैं फैमिली में, वो बोलते हैं जिम-विम जाने का उतना कोई फ़ायदा नहीं, चुप करके ना सुबह मॉर्निंग वॉक करो, सैर करने चले जाओ। तो इस पे आपको क्या लगता है, ये कितनी हेल्पफुल रहता है एक इंसान के देखो, लिए? जो जिम नहीं कर सकता कंपैरेटिवली वो कुछ ना करे, इससे अच्छा बेटर है वो मॉर्निंग वॉक कर ले। हुँ, तो कुछ ना करने से बेटर तो वॉक है, और वॉक से नेक्स्ट स्टेप आपने जाना है रनिंग है। हुँ, फिर उसको आपको कुछ, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो वर्कआउट करना है, या आप जिम कर सकते हो या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। बट हाँ, कुछ ना किया तो उससे बेटर है मॉर्निंग वॉक करो। देखो आजकल जैसे ट्रेंड है, स्मार्ट वॉचेज़ काफ़ी चल गई हुँ, हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो चलो ये इसलिए चल रही है क्योंकि इनकी इंडस्ट्री है, इनकी मार्केट है, तो ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती। अब इनका बेनिफिट हम देखते हैं क्या है, स्मार्ट वॉच आपने पहनी है, तो आप अपने स्टेप्स मेज़र कर रहे हो। इसमें अच्छी चीज़ ये है, एक आप साइकोलॉजिकल आपको एक ना गोल सेट हो जाता है हुँ, कि मैंने 10,000 स्टेप पूरे करने ही करने हैं। तो इसमें आप अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करोगे, आपको कहीं से अपॉर्च्युनिटी होगी कि आपको लिफ्ट में जाना है 3rd 4th फ्लोर पे। आप बोलोगे नहीं यार मेरे बहुत स्टेप्स अभी पेंडिंग है, मैं स्टेयर से जाता हूँ। हुँ, तो ये अच्छी चीज़ हो गई, और मैं इसको दूसरा बताता हूँ आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको किसी का फ़ोन आता है, तो आप इसमें बेस्ट ये कर सकते हो, आप चलते-चलते बात करो। हुँ। जहाँ आपको टाइम मिला फिजिकल वर्क करो, ताकि एक जो गोल आपने सेट किया ना 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, वो कुछ भी करके पूरे हो जाएँ। आपको पता ही नहीं चलेगा वो पूरे भी हो गए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और आपकी कैलोरीज़ भी जो थी आपने जो मेजर्ड वो आपकी बर्न होगी। टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम। इस पे आपको पता है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी बने हैं, वो ये बोलते हैं कि आप जितने ज़्यादा स्टेप चलोगे, हम आपको उतने कॉइन्स देंगे और उससे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो ये मैंने ऑनलाइन देखा था, अब कितना सच है, कितना झूठ है उसके बारे में तो पता नहीं, बट शायद ये वाली चीज़ लोगों को हेल्प करेगी कि इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है, तो चलो वॉक कर लेते हैं, स्टेप बढ़ा लेते हैं। और कहीं न कहीं अच्छा भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इंसान को लेथार्जिक तो बना रही है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है और पॉजिटिविटी भी दे रही है। एक गोल रेडी करके दे रही है कि यार इस तरीके से करोगे, जैसे कि मान के चलो हमें मैसेज आ जाएगा, कल आपने इतनी कैलोरीज़ बर्न करनी थी, आज इतनी रह गई, आपका टारगेट इतना कम है। तो व्हिच इज़ गुड, एंड इसमें देखो आप कुछ ऐड ये करना तो चाहते देखो हो? बहुत बढ़िया चीज़ है कि उन्होंने जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, जो इंडस्ट्री है, उन्होंने समझा कि लोगों की नीड क्या है, हुँ, कि लोगों को फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है, हुँ, और लोग वो ज़्यादा कैसे करें, हम इस चीज़ में कोई रिवॉर्ड डाल देते हैं। हुँ, तो ये तो चलो उन्होंने अपने से अच्छा ये किया ही है, और जैसे मैंने पहले बात की कि साइकोलॉजिकल एक हमारा गोल बन जाता है कि हमें इतने स्टेप्स चलनी है। तो ऐड ऑन इसमें ये हो जाता है यार हमें पॉइंट्स भी मिल जाएँगे, हमें कॉइन्स भी मिल जाएँगे, हम थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, आज हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं। हुँ। तो बेनिफिट तो आप देखो हमें ही है। अब आप ब्लेम करोगे यार ये तो इन्होंने ऐप बनाई है पैसे कमाने के लिए किया, बट आप अपना बेनिफिट देखो ना उस चीज़ में। दोनों ये एंड पे विन-विन सिचुएशन है। विन-विन सिचुएशन है। आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो तो आपकी अपना बेनिफिट के लिए कर रहे हो। हुँ। तो कैलोरीज़ आपकी बर्न हो रही है, हेल्दी आप रह रहे हो।
आपने देखा होगा सर, बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं और उससे उनकी ना स्किन बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाती है। तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का शायद ये सवाल होगा, तो आप बताएँ इसके बारे में? इसकी पहले तो चीज़ है कि जो स्किन लूज़ पड़ जाती है हुँ, एक्सट्रीमली वेट लॉस के बाद, हुँ, वो इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उन लोगों को रैपिड वेट लॉस उन्होंने किया, मतलब थोड़े कम टाइम में बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया। हुँ, तो जैसे जो वेट लॉस कर रहे हैं इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा, तो पहली तो चीज़ उनकी बॉडी में ये है उनके मसल मास कम हो गया हुआ है, हुँ, डिस्ट्रॉय हो गया उनका मसल मास। हुँ, और हमारी बॉडी में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और कोलाजन्स होते हैं हुँ, हमारी स्किन के अंदर। जब हुँ, हम रैपिड वेट लॉस करते हैं, तो वो इलास्टिक फाइबर्स को टाइम नहीं मिल पाता अपनी प्लेस में वापस आने के लिए। हुँ, इसलिए वो एकदम से ज़्यादा खींचते हैं, एकदम से वापस आते हैं, तो वापस पूरा आ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी स्किन के टिश्यूज़ वो डेड हो जाते हैं। ओके, तो इसमें हम इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि थोड़ा-सा हम इसमें ना इनिशियली स्टेज पे ही हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो कि हम अब वेट ट्रेनिंग अच्छे से करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ हुँ, और हम न्यूट्रिशन प्रॉपर लें, हाई प्रोटीन इंटेक लें, अपने अमीनोज़ पूरे करें क्योंकि वो कोलाजेंस को ही थोड़ा-सा सप्लाई करे। बाकी इसके बाद बोलो कि ये करने के बाद भी नहीं हो रही तो नहीं हो पाएगी। जो सच्चाई है कोई भी ऑयल लगा के, कोई भी क्रीम लगा के जो मार्केट में इतनी कॉस्टली हुँ। चली हैं, नहीं हो पाएगी स्किन ठीक आपकी, वो सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से हम फिट रह सकते हैं, ट्रेनिंग्स के बारे में बताया, फिटनेस के बारे में बताया। तो आपने कहीं न कहीं जो भी चीज़ें बताई, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, वो इसके ऊपर काम करेंगे और उनकी लाइफ़ में कुछ न कुछ चेंज आए। सो कुछ आपका कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो लास्ट में तो बता सकते हो सर? देखो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इस पॉडकास्ट के मीडियम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शंस हैं फ़िटनेस को लेके, जिम को लेके, कॉम्पिटिशन्स को लेके, वो थोड़ी-सी क्लियर हो जाएँ। बाकी जिनकी क्लियर नहीं भी हो रही, वो हमें अप्रोच करें। हम उनकी पूरी से पूरी ज़्यादा सहायता करेंगे कि हम कुछ ना कुछ उनको हेल्प कर सकें आगे बढ़ने के लिए लाइफ़ में और फ़िटनेस इंडस्ट्री में बिल्कुल। और मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर यदि किसी को भी फ़िटनेस या किसी की जानकारी चाहिए तो आप भाई के पास जा सकते हो। इनका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इंस्टाग्राम हैंडल, बाकी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको बढ़िया से गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जो भी चीज़ आपने इस पॉडकास्ट से सीखी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप अगर चाहते हैं कि हमें किसी चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए तो वो प्लीज़ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किन चीज़ों को और इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।